हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको विजन आईएएस पीटी 365 में सोशल इश्यूज़ को पढ़ा रहा हूँ और मेरी कल पहली क्लास थी और आज ये दूसरी क्लास है। और आज की क्लास में मैं ही आपको पीटी 365 की पूरी मैगजीन को ख़त्म करा दूंगा। चौथा वाला यूनिट से शुरुआत कर रहा हूँ, एजुकेशन वाला सेक्टर जो है इसमें, और इसमें अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक के जो भी कंपाइलेशन है न्यूज़ के उसमें ये शामिल किए गए हैं। पहला आर्टिकल है एनआरएफ एक्ट 2023। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के जो एक्ट है 2023 को संसद ने इसको पारित कर दिया, इसलिए यह न्यूज में रहा। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि ये एनआरएफ एक्ट को क्यों स्थापित किया जा रहा है, अनुसंधान जो एनआरएफ है उसको क्यों स्थापित किया जा रहा है, ताकि जो है कि कौन कौन से सेक्टर में प्राकृतिक विज्ञान, पर्यावरण, पृथ्वी विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषि, मानविक यानी ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस के जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेक्टर्स हैं, इंटरफेस हैं, उनमें रिसर्च को, इनोवेशंस को और एंटरप्रेन्योरशिप को क्या मिल सके, एक दिशा मिल सके, रणनीतिक दिशा मिल सके। ठीक है, एक स्ट्रैटेजिक जो है आउटलाइंस तैयार हो सके कि कैसे हमें रिसर्च करना है, क्या हमारे रिसर्च की जो है गति रहनी चाहिए और उसकी दिशा क्या रहनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए इसका स्थापना की गई है। अब यहाँ पे एक इसमें गवर्निंग बोर्ड बनाया गया है, गवर्निंग बोर्ड जिसके अध्यक्ष कौन है, पीएम है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, गवर्निंग बोर्ड इसमें है तो गवर्निंग बोर्ड के जो अध्यक्ष कौन है, पीएम है। ठीक, इसमें दो उपाध्यक्ष हैं, एक केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, दूसरी केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इसमें प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार सदस्य सचिव सलाहकार के रूप में है और अन्य सदस्य भी जो है उसमें जुड़े हुए हैं। इतना आपने जान लिया। अब इसमें आपको क्या जानना है कि जो ये आप समझो कि इसमें इसका प्रशासनिक विभाग किसके अंतर्गत होगा, तो इसका प्रशासनिक विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आएगा एनआरएफ का प्रशासनिक विभाग। ठीक है, इसको पैसा कहाँ से मिलेगा, यानी फंड कहाँ से मिलेगा, तो केंद्र सरकार के पास जो भी अनुदान और ऋण है उसके वहाँ से मिलेगा। फंड के लिए जो दान दिया जाता है वहाँ से मिलेगा। एनआरएफ को जो राशि है उस पर निवेश से जो आय मिलती है वहाँ से मिलेगा। और साथ साथ जो है 2008 में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान कोष बनी थी, वहाँ पे कुछ राशि वहाँ से मिलेगी। तो इन सारे चार चीज़ें हैं, वहाँ से इनको फंड मिलेगा। अब इस गवर्निंग बॉडी जो है जिसके अध्यक्ष पीएम हैं, वो गवर्निंग बॉडी दो निधियों का गठन करेगा। कौन सा निधि होगा, तो एक अनुसंधान एनआरएफ कोष होगा जो क्या करेगा, वेतन भत्ता और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए खर्च करेगा। दूसरा नवाचार कोष होगा जो इनोवेशंस और रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए फंड करेगा। ठीक, इसमें जानने योग्य बात यह है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि इसी वाले एक्ट में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान को समाप्त कर दिया गया है। एक विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान था जो क्या था, वैधानिक निकाय था। इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैधानिक निकाय था, क्योंकि ये विधि के संसद के द्वारा जो विधि बनाई गई थी उसी के तहत निगमित एक निकाय था जिसको समाप्त कर दिया गया है और इसको एनआरएफ में ही आपका जो है विलय कर दिया गया है। ठीक है, ये बातें हैं। अब इसमें देख लिया आपने, तो जो ये अनुसंधान एनआरएफ है इसका मॉडल किस पे है, तो अमेरिकी साइंस नेशनल साइंस फाउंडेशन के आधार पे मॉडल बना करके इसको वर्तमान में बनाया गया है। ठीक, ये चीज़ें आपने जान ली। अब इसमें से कुछ नहीं जानना। अब आपको जानना है कि भारत सरकार ने कौन कौन सी अन्य पहल की है भारत में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो इम्प्रिंट इंडिया एक पहल है, इम्प्रिंट इंडिया। ठीक है, पहली पहल है अपनी तरह की। आईआईटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उनका ज्वाइंट प्रयास है, किस लिए, कि जो रिसर्च की परियोजनाएं हैं उसमें पीपीपी मोड में जो है फंड की जाए। ठीक है, वित्त पोषण की जाए। एक दूसरी स्कीम है फिस्ट स्कीम। फिस्ट स्कीम आपको ध्यान देनी है, क्या किस चीज़ के लिए, तो आपको जान देना है कि इसमें अनुसंधान और जो विकास की गतिविधियाँ उसको बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य फैसिलिटीज़ देगा ये। तीसरा है परस्यू स्कीम। परस्यू स्कीम किस लिए है, तो जो भारतीय विश्वविद्यालय हैं उसमें रिसर्च की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, उसको बढ़ाने के लिए एक किसकी पहल है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक पहल है। ठीक है, एक सर्व पावर है। सर्व पावर किस लिए है, कि जो भारतीय शैक्षणिक संस्थान है उसमें साइंस टेक्नोलॉजी वाले कार्यक्रम है, उसमें उसके फंड में जो लैंगिक असमानता उसको कम करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एनआरएफ को आपने जानते हैं, अभी पढ़ा आपने कि भारत में अनुसंधान और विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। तो भारत सरकार ने ये अनुसंधान और विकास के लिए 3, 4, 4, 5 पहले जो की हैं उसको आपने देख लिया। ये वाला आर्टिकल आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे वाले आर्टिकल पर जिसमें सुर्खियों में क्यों रहा है। तो सुर्खियों में इसलिए रहा, शिक्षा मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा है उसकी तय की है और किसने तैयार किया है, एनसीईआरटी ने तैयार किया है। एनसीईआरटी ने इसको तैयार किया है। ठीक है,
तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो पेडागॉगी है, यानी जो इसका पेडागॉगी आप जानते होंगे, जो लोग बीएड, बीटीसी या सीटेट वगैरह एग्जाम दिए होंगे, पेडागॉगी उन लोगों को अलग से पढ़ना पड़ता है। शिक्षा शास्त्र की जो होती है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अध्ययन के कैसे प्रारूप हैं, अध्ययन को किस प्रकार से किया जाएगा, लर्निंग आउटकम्स कैसे, मतलब तमाम चीज़ें उसमें होती हैं। तो उसमें पेडागॉगी में जो है, और उसके साथ साथ क्या करना है, हमें सिलेबस में भी बदलाव लाना है। इसका उद्देश्य यही है कि जो भी पाठ्यक्रम की रूपरेखा है, कि आप समझो इसमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है, इसका उद्देश्य यही है कि जो भी सिलेबस है और पेडागॉगी है उसमें पॉजिटिव चेंजेस लाए जाएँ, स्कूल की प्रणाली को पॉजिटिव रूप से चेंज किया जाए। और यह जो पेडागॉगी की रूपरेखा है वो 5+3+3+4 इसका जो प्रारूप है नई शिक्षा नीति में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसी के तहत इसको जो है बनाया गया है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो ये नई शैक्षणिक संरचना बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था, ये देखो आप, कि आप समझो 2 वर्ष और अच्छा, मतलब जब छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको क्या करना है, बहुस्तरीय खेल गतिविधि आधारित, मैंने एक्टिविटी आधारित लर्निंग करनी है। जब ये प्राइमरी चरण पे, जब 3 वर्ष यानी कि अच्छा 3 से 5 तक क्या करना है आपको, कि खेल में, खोज में और इन सारी जो इंटरेक्टिव चीज़ें होती हैं वहाँ से क्लासरूम लर्निंग को बढ़ावा देना है। और कक्षा 6 से 8 तक जो है उसमें विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान वगैरह में प्रैक्टिकल चीज़ों को बताते हुए सारी चीज़ों को नॉलेज देना है। और यही 9 से 12 तक में जो है इसमें क्या करना है आपका, कि क्रिटिकल थिंकिंग और मल्टी जो सब्जेक्ट हैं उसको सबको कंपाइल करके सारी चीज़ों को, और उसमें होता है ना कि उसमें लिंकिंग के थ्रू, मतलब बहुविषयक शिक्षा, उसमें अनेक सब्जेक्ट को लिंक करके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करके फ्लेक्सिबिलिटी के साथ बच्चों को पसंद का विकास करना, मतलब उनके साथ उनके सब्जेक्ट जिसकी उनकी रुचि से बायो पढ़ना है इसको बायो पढ़े, फिजिक्स पढ़ना वो पढ़ना है आपका, पीसीएम पढ़ना है पीसीएम पढ़े, कॉमर्स पढ़ना है कॉमर्स पढ़े, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसमें ये बना दिया गया है, ठीक है। तो इसी में जो आपका बताया जाता है इसमें कि 5+3+3+4 यानी कि आपका जो है ये आपका प्री एजुकेशन से लेकर के एकदम और आपके लास्ट 12वीं तक का जो ये बात करता है, ठीक है। ये आपने देख लिया, तो बुनियादी चरण आपने देख लिया। अब इसी के आपको ध्यान देना है कि जो के कस्तूरी रंजन है उन्हीं की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन किया गया था, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसी के अनुरूप ये सिलेबस तैयार करना था, इसका उद्देश्य, ठीक है। इन्होंने अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उन्होंने भी जो है नेशनल करिकुलम जो फ्रेमवर्क है उसको व्यापक तौर पे, और राज्य की जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उसको भी व्यापक तौर पे बनाने की सिफारिश की थी, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इसमें आपको पता है कि जो इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ऑलरेडी हम लोगों ने कई बार पढ़ लिया है। इसमें बताया गया था जीडीपी को जो है इन्वेस्टमेंट को 6% तक लाना है, पब्लिक निवेश जो सार्वजनिक निवेश है सरकार 6% तक जीडीपी का खर्च करे वो, ठीक है। जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है उसको 100% तक बढ़ा के करना है, प्री स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक। और जो उच्च स्तर की शिक्षाएँ हैं उसको 2035 तक हमें क्या करना है कि उसको 50% करना है। सब ध्यान देना यहाँ पर 2 चीज़ें, 2030 तक हमें क्या करना है, प्री से माध्यमिक तक जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो उसको 100%, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है जो उच्च शिक्षा है, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा है, उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को 2035 तक 50% करना है, ठीक है। तो 35 तक 50 और 30 तक 100, ये बातें हैं किसके लिए है ये आप जानते होंगे। अभी यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए एक परख, अभी आपने मॉडल देख लिया 5+3+3+4 का। अभी क्या है कि इसमें कि और देखा जाए प्राइमरी स्कूल से, प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक सभी स्तरों पे सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी स्कूली शिक्षा की, और परख केंद्र की जाएगी। परख केंद्र जो नए राष्ट्रीय तौर पे असेसमेंट एक केंद्र होगा, सेंटर होगा, परख उसकी स्थापना की जाएगी। इसमें लैंगिक समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र भी इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और इसमें आपने देख लिया होगा। यहाँ पे 1-2-3 चीज़ें और भी हैं कि जो अध्ययन का पैटर्न होगा वो क्या होगा, वार्षिक परीक्षा की बजाय जो है वो सेमेस्टर डिजाइन को अपनाया जाएगा, यानी सेमेस्टर के आधार पे जो ये सारी चीज़ें होंगी। अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी आपको ध्यान देना है कि बहुभाषावाद और भारतीय भाषाएं, यानी कि कम से कम छात्रों को 3 भाषाओं में निपुण होना चाहिए, 2 भारत की देशज भाषाएं होनी चाहिए, ये बातें आपको ध्यान देनी है। और इसको मतलब अगर चाहे तो व्यावसायिक शिक्षा पे यहाँ पे जोर दिया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज़ है कि भारतीय मूल पे शिक्षा हो, वैज्ञानिक जांच हो, तमाम चीज़ें, पर्यावरणीय शिक्षा को विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें ये हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया। अब आता है हम लोगों का कि स्कूली शिक्षा प्रणाली के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने 2 रिपोर्ट यथा राज्यों और यूटीज के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.0 और जिलों के लिए PGI D की जारी की है। इसका मतलब इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में इस क्यों जारी किया जाता है, इसका उद्देश्य ये है कि राज्य और जिला स्तर पर स्कूली शिक्षा के प्रदर्शन का असेसमेंट किया जाए, आकलन किया जाए,
ठीक है। अब इसके लिए जो है डेटा कहाँ से लिए गए थे, तो ये आपने देख लिया यहाँ पे कि दोनों रिपोर्ट को तैयार करने के लिए इंटीग्रेटेड जिला सूचना प्रणाली और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NIS, इनसे डेटा लिया गया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें जिलों को 10 श्रेणियों में बनाया गया है, जिसमें सबसे पहला उच्चतम श्रेणी दक्ष है और सबसे आकांक्षी जो है सबसे निम्नतम श्रेणी है, ठीक है। अब श्रेणी आपने देख लिया, तो अब इसमें ध्यान देना है कि इसकी इंडेक्स जो जारी किया गया शिक्षा मंत्रालय द्वारा, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य को दक्ष ग्रेड का प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। इसमें आपको ध्यान देना केवल 2 राज्यों यूटी अर्थात को मैंने पंजाब और चंडीगढ़ को ही प्रचेष्टा 2 प्राप्त हुआ है, ठीक, ये बातें हैं। और 3 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम को निम्नतम ग्रेड मिला है, ठीक है। जो विचलन है, डिफ्लेक्शन, उसमें कमी आई है, ये बातें हैं। और इसमें आपको ध्यान देना है कि जो दक्ष उत्कर्ष किसी भी जिलों को प्राप्त नहीं हुए, जो उच्चतम ग्रेड के 2 बातें हैं, यानी कि अभी भी बहुत सारे सुधार करने जरूरी हैं। भारत में उच्चतर शिक्षा, हायर एजुकेशन इन इंडिया, इस बात की जा रही है, सुर्खियों में क्यों रहा। शिक्षा, महिलाओं, बच्चों, युवा, खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति है, इसने उच्चतर शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को लेकर एक रिपोर्ट बनाई, जिसमें बताया गया इसके लिए प्रमुख विशेषताएं बताई गई और इसमें तमाम चीज़ें हैं, इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें देखो आप कि इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उच्चतर शिक्षा के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, कि 2035 तक, अभी ऊपर आपको बताया ना, 2035 तक क्या करना है, ग्रॉस इनरोलमेंट जो रेशियो है उसको 50% कर देना है बढ़ा करके, ठीक है। अभी ग्रॉस इनरोलमेंट के तहत जो होती है, क्या होता है कि 18 से 23 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होंगे, जनसंख्या के परसेंटेज के रूप में हायर एजुकेशन में कितने बच्चे इनरोल्ड हैं उसकी यहाँ पे माप की जाती है। स्नातक की जो डिग्री होगी 3 से 4 साल की होगी। पहले वर्ष की समाप्ति पर सर्टिफिकेट मिलेगा, अगर मान लो आपने ड्रॉप आउट कर लिया तो। दूसरे वर्ष पर डिप्लोमा, तीसरे वर्ष पर स्नातक और चौथे वर्ष के बाद क्या मिलेगी, ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। अगर इन सारी डिग्रीज को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाएगा और देश भर के जो है समग्र रूप से अगर देखा जाए तो मल्टी जो सब्जेक्ट्स हैं शिक्षा को, उसको मानकों को प्राप्त करने के लिए बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय मेरू स्थापित किए जाएंगे। इसका नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरू स्थापित किए जाएंगे। ये जो है IIT IIM के तर्ज पे आदर्श रूप से सार्वजनिक विश्वविद्यालय होंगे। तो मेरू विश्वविद्यालय होंगे किस लिए, समग्र और बहुविषयक शिक्षा के मानकों को जो है प्राप्त करने के लिए देश भर में स्थापित किए जाएंगे, ये बातें हैं। अभी यहाँ पे नई शिक्षा नीति की बात की जा रही है, इसमें क्या क्या हमें प्राप्त करना है उसका यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ था। 2030 तक बताया गया था कम से कम प्रत्येक जिले में या जिले के निकट एक बड़े स्तर पे बहुविषयक उच्चतर शिक्षा संस्थान स्थापित करें। साथ साथ 2035 तक जो है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक बोर्ड ऑफ गवर्नर वाले स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित करना है। 2040 तक जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको मल्टी लिंग्विस्टिक संस्थान के रूप में स्थापित करना है। साथ साथ जो है कि आपको नामांकन वर्ष 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% करना है और 2025 तक जो है ये क्या करना है, स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से 50% विद्यार्थियों को जो है ये एजुकेशन कौन सा व्यावसायिक शिक्षा देनी है, ठीक, ये बातें हैं। जो NRF पढ़ा आपने, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये पूरे देश में इनोवेशन और नवाचार को बढ़ाने के लिए कार्य करेगा, ठीक है, ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। और इसी के साथ साथ जो है शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। अभी जो देश के शीर्ष विश्व के अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भारत में अपने कैंपस स्थापित कर भी रहे हैं और अनुमति भी दे दी गई है। अभी नीचे आपको देखने को मिलेगा वो सारी चीज़ें। राष्ट्रीय शैक्षिक और प्रौद्योगिकी फोरम की स्थापना की जाएगी, ऐसा मंच जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के जो उपयोग में विचारों पर विचार किया जाएगा। अभी भारत में जो हायर एजुकेशन की स्थिति है वो यह है कि 18 से 23 वर्ष की आयु वर्ग के लिए हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो 27.3% था बढ़कर 28.4 हो गया, ठीक है। और महिला का जो है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो था 27 था, वो 28.5 हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग आती है, UPPCS BPSC वगैरह में ये फैक्ट्स पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन जारी करता है, टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, ठीक है। इसमें 2023 की रैंकिंग में 75 भारतीय विश्वविद्यालय थे, ठीक। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय UK का जो है टॉप है। भारत में जो है IIC बेंगलुरु को टॉप मिला है संस्थान, ये बातें हैं। और अब दूसरा आता है ग्लोबल 2000 रिपोर्ट 2023, किसने जारी किया, तो सेंटर फॉर द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने जारी किया। ये दुनिया भर से 2000 से अधिक विश्वविद्यालयों को जो है रैंकिंग दी गई है, जिसमें कि कौन से फैक्टर्स हैं, शिक्षा की गुणवत्ता, एम्प्लॉयबिलिटी कितनी है, फैकल्टी कैसी है, उस पर रिसर्च और फैकल्टी और रिसर्च। भारत में 64 विश्वविद्यालयों को इसमें शामिल किया गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बहुत टॉप यहाँ पे रैंकिंग देती है ये। तो इसमें जो है
आप IIT बॉम्बे को 149वां स्थान मिला है। यही भारत का सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है QS वर्ल्ड रैंकिंग इंस्टीट्यूट में। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, डीम टू बी यूनिवर्सिटी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने UGC विनियमन जारी किए हैं। इसमें इंस्टीट्यूशंस डीम्स टू बी यूनिवर्सिटी का रेगुलेशंस है। कौन जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। क्या जारी किया है? UGC का विनियमन है 2023, उसमें इंस्टीट्यूशंस डीम टू बी यूनिवर्सिटी, जो इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़ के रूप में अपनी आकांक्षा रखते हैं उनके लिए विनियमन जारी किया गया है। ठीक है, तो अभी आपको पता होना चाहिए कि क्या डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्या चीज़ें हैं, तो ये बातें हैं। तो अभी इसमें आप समझो, पहले एक बात की कि डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ क्या होता है। तो UGC का एक्ट जो 1956 है उसमें प्रावधान किया गया है कि अगर मतलब केंद्र सरकार चाहे तो उसके धारा 3 के तहत किसी भी संस्थान को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का संस्थान का दर्जा दे सकती है। अगर इसका दर्जा देगी तो कोई संस्थान होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, उसको एक विश्वविद्यालय समझा जाएगा, डीम्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, तो ये बातें हैं। तो इसी में ये आपने देख लिया। अब एक बात आती है कि डीम टू बी जो यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्या है कि पात्रता मानदंड क्या होने चाहिए। तो जो NAC है, जो NAC का ग्रेड A होना चाहिए 3 वर्षों में, और साथ साथ क्या है कि लगातार जो शैक्षिक संस्थान है उसमें उसका 2/3 के लगातार 3 चक्रों में NBA से एक्रेडिटेशन होना चाहिए। NRF की किसी भी विशिष्ट श्रेणी में रैंक 50 के अंतर्गत होना चाहिए, या NRF की जो समग्र रैंकिंग उसमें 100 संस्थानों में शामिल होना चाहिए। तो जो है नए वाले अभी दो तथ्य इसमें बताए गए हैं कि इसमें क्या है कि जो नया रेगुलेशन जारी किया गया है वो 2019 के बजाय 19 की जगह पे 23 को जारी किया गया है। जो ये अब ये जो 23 वाला जो रेगुलेशन एक्ट है, उस रेगुलेशन है वो क्या बताएगा, ये विनियमन की विश्वविद्यालयों को गुणवत्ता उत्कृष्टता पर ध्यान केंद्रित करेगा, रिसर्च की जो प्रणाली उसको मजबूत करेगा, और हायर एजुकेशन का जो सिनेरियो उसमें बदलाव के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो जो नए वाले विनियमन की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि जो 20 साल से कम पुराने जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी अब डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले क्या था कि 2019 से पहले 2019 के विनियमन के तहत कि 20 साल से पुराने इंस्टीट्यूट्स हैं वही क्या करेंगे, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ के रूप में आवेदन करेंगे। बट अब 20 साल से कम वाले भी इनचू कर सकते हैं। एक से अधिक जो स्पॉन्सर संगठनों द्वारा जो प्रबंधित संस्थान हैं उनके समूह को भी डीम टू बी यूनिवर्सिटीज़ के लिए आवेदन करने की अनुमति मिल गई है। अब डीम टू बी जो यूनिवर्सिटी संस्थान होगा किसी भी नए सेक्टर में नए पाठ्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं, और इनके लिए अपने जो एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होगी, कार्यकारी परिषद होगा, उसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, अभी भी बातें हैं। और जो भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी संस्थान होगा उसको कंपलसरी रूप से छात्रों का ABC पहचान पत्र यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसको मैंने आपको बताया भी था मंथली मैगजीन में, और ये आप जब पढ़े होंगे तो आप जानते भी होंगे। हम लोगों का सब लोगों के साथ जो है ये ABC कार्ड और डिजिटल लॉकर वगैरह सारी चीज़ें अपलोड करना है, ये सब जानते हैं, और ये सरकार ने इसको शुरू किया था। ठीक है, ये बातें हैं। अभी एक न्यूज इसमें शामिल हुआ कि NCERT को भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, NCERT को भी। अब NCERT को डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा देने से क्या हुआ, यह NCERT स्वयं के अपनी ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की और डॉक्टरेट डिग्री ये दे सकता है। कोई भी नया प्रोग्राम शुरू कर सकता है, कोई भी कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार कर सकता है, परीक्षा आयोजित कर सकता है, और अन्य मामलों में इसमें इसको स्वायत्तता भी दी गई है। ये बातें हैं। भारत में विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों का रेगुलेशन सुर्खियों में क्यों रहा कि UGC के जो UGC विनियमन है 2023 वाला, जिसमें क्या है भारत में जो विदेशी जो उच्चतर संस्थान है, फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, उनके परिसरों की स्थापना के लिए, उनके संचालन के लिए एक एक्ट को, विनियमन को सूचित किया गया। ठीक है, अधिसूचित किया गया, रेगुलेशन अनुसूचित किया गया। अब इससे क्या होगा कि यह जो है ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसी के अनुरूप है। इसमें जो भारत में अपने कैंपस स्थापित करेंगे, जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो भारत में अपने कैंपस स्थापित करने के लिए रेगुलेशंस को बनाएंगे। ठीक है, तो मंजूरी इसमें क्या है कि पहले अगर कोई भी प्रोग्राम शुरू करना है, परिसर शुरू करना है, ठीक है, किसी पाठ्यक्रम को बंद करना है, तो पहले UGC से मंजूरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी जो क्या भारत में जो हायर एजुकेशन का मानक है उसके अनुसार न हो। और पात्रता मानदंड, कौन से विश्वविद्यालय जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन से ऐसे इंस्टीट्यूट्स को भारत में परिसर स्थापित करने की जो है मंजूरी दी जाएगी, तो आपको ध्यान देना है। पहला, इच्छुक जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं वो उसको शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों के रैंकिंग में स्थान होना चाहिए। और साथ साथ क्या है कि किसी विशेष क्षेत्र में अगर जो है अगर कोई उल्लेखनीय विशेषज्ञता होगी तो उसको भी यहाँ पे माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे शैक्षिक मान्यता यही है कि जो डिग्री दी जा रही है गुणवत्ता, वो जहाँ पे उनके इंस्टीट्यूट्स हैं उनका और भारत का ये गुणवत्ता समान होनी चाहिए।
अब जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको ऑनलाइन या ओपन या जो ओपन डिस्टेंस या डिस्टेंस एजुकेशन मोड में कोई भी प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन उनको ऑटोनॉमी किस में प्राप्त होगी, मतलब स्वायत्तता। आप फ्री हैं, आप कुछ भी आप उसके लिए, तो प्रवेश प्रक्रिया मानदंड तय करने में, कर्मचारियों अध्यापकों की भर्ती करने में और शुल्क वगैरह को तय करने में, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्रतिबंध किस पे लगेगा, तो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के परिसर का संचालन भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रीय से महत्वपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, इन सारी चीज़ों से प्रतिकूल तरीकों से नहीं किया जाएगा, ठीक है। विदेशी स्रोत से अगर कोई फंड प्राप्त करना है तो भारत सरकार से जो है उसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इससे लाभ ये होगा कि जो फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट अगर भारत में स्थापित होते हैं तो ये मेंस में पूछेगा, प्रीलिम्स के लिए नहीं है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा मिलेगी भारत में, जो बाहर मनी आ रही है उसका फ्लो हो रहा है बहिर्प्रवाह, उसमें कमी आएगी, रिसर्च संबंधी अवसरों में सुधार होगा और प्रतिभा का पलायन कमी आएगी। ये मेंस का कंटेंट है, प्रीलिम्स का नहीं है। चौथा वाला आर्टिकल है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF, यूजीसी ने NCRF को जारी किया है। ये इसकी पृष्ठभूमि ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने हायर जो है एक लेवल की कमेटी गठन को मंजूरी दी थी, जिसमें जो क्या किया, जिसने एक राष्ट्रीय क्रेडिट संचयन, नेशनल क्रेडिट एक्युमुलेशन और उसका हस्तांतरण फ्रेमवर्क जो है ट्रांसफर फ्रेमवर्क को विकसित करेगा, ठीक है। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCRF को जो है किसने जारी किया है, यूजीसी ने जारी किया है, ठीक। इसको एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा विकसित किया गया है, जिसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें CBSE के, NCERT के, AICTC के तमाम लोग थे इसमें। तो ये क्या है, पहले तो ये बात समझो कि जो स्कूली शिक्षा है, हायर एजुकेशन है, व्यावसायिक शिक्षा है, कौशल शिक्षा है, उसके माध्यम से जो भी क्रेडिट अर्जित की जा रही है उसको इंटीग्रेट करना है और एक समावेशी रूप से एकल मेटा फ्रेमवर्क है, जो अनेक जो एजुकेशन जो बनाए गए हैं, जो भी संस्थान है, हायर एजुकेशन है, स्कूली शिक्षा है, सबके क्रेडिट को एक जगह पे यहाँ पे ये रखेगा, ठीक है। ये बातें हैं। अब ये बात ये है कि इसमें कि कौन कौन लोग इसमें मतलब इन्होंने डिज़ाइन किया है, कौन कौन सी इसमें चीज़ फ्रेमवर्क में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। इसमें 3 क्रेडिट शामिल होंगी, जैसे कि आपको तीन जो चीज़ें हैं वो शामिल होंगी जो क्रेडिट के देती हैं, जैसे कि एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम NCF और NSEQF, ये सारे फ्रेमवर्क्स इसमें शामिल होंगे। क्रेडिट्स आप जानते होंगे, जब आप कोई डिग्री पूरा करते हैं, कोई सेमेस्टर पूरा करते हैं, तो आप अगर आप पढ़े होंगे ग्रेजुएशंस में, ठीक है, तो अभी ग्रेजुएशंस में जो सेमेस्टर वाले प्रणाली उसमें क्रेडिट सिस्टम था, 12 क्रेडिट मिला, 24 क्रेडिट मिला, सारी चीज़ें, तो वही क्रेडिट को एक्यूमुलेट करके जितनी सारी क्रेडिट हैं जैसे आपने गेन की हैं ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, रिसर्च में, पोस्ट डॉक्टरल फेलो में या तमाम चीज़ों में, ये सारी चीज़ें आपने जितने क्रेडिट किए हैं व्यावसायिक शिक्षा में उसको एक जगह पे एक्यूमुलेट करेगा, उसको एक जगह इकट्ठा करने के लिए फ्रेमवर्क बनाया गया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं यह है कि यह क्रेडिट सिस्टम जो शिक्षा को 8 स्तरों में बांट देता है। स्कूली शिक्षा 1 से 4, फिर 4.5 से 8 का जो इस स्तर है वो हायर एजुकेशन, और इसमें व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण को 1 से 8 स्तर के अंतर्गत रखा गया है। सारी जो चीज़ें हैं उसको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC पोर्टल है उसमें यहाँ पे संग्रहित किया जाएगा, सारी चीज़ें हैं। और इसका मतलब इसमें मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का विकल्प भी है, यानी एक बार अगर प्रवेश हो रहा है तो फिर मतलब वो बाहर निकलने का मतलब ये, जैसे एडमिशन ले लिया, फिर मान लो कि आपको नहीं पसंद आ रहा कोर्स या किसी मजबूरी है या फिर आप चाहते हैं कि कुछ और किया जाए, तो वो सारी चीज़ें लचीलापन देता है, ठीक है। ये बातें हैं। ये अनुमानित सीखने की अवधारणा है, मतलब अगर ये देखो कि यह अनुमानित सीखने के घंटे की अवधारणा ये है कि ऐसा टाइम को ये रिफरेंस करता है जब एक कोई औसत छात्र होगा, एवरेज छात्र, वो सभी कक्षाओं में भाग लेगा, एग्जाम्स में उपस्थित रहेगा, असाइनमेंट जमा करेगा, तो ऐसे में सभी चीज़ों के लिए स्कूल, कॉलेज, व्यावसायिक कौशल शिक्षा के लिए कुल अगर सांकेतिक तौर पे घंटे बनाए गए हैं तो 1200 घंटे यहाँ पे तय किए गए हैं, 1200 घंटे, ठीक है। ये बातें हैं यहाँ पे। अब इसके लाभ क्या मिलेंगे, तो विद्यार्थियों को सीखने में एकदम फ्लैक्सिबिलिटी होगी, मल्टी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके कौशल को बढ़ेगा, आजीवन सीखने में सक्षम बनाएगा, व्यक्तित्व का विकास करेगा, सरकार के लिए छात्रों के नामांकन में वृद्धि होगी, कुशल कार्यबल मिलेगा, दुनिया भर में निवेश को स्थापित करेगा, उद्योग और संस्थान के लिए सारी चीज़ें मेंस के लिए है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये बातें हैं, आपने इसको देख लिया। अब आते हैं हम लोग 5वें वाले आर्टिकल पे, एक्रेडिटेशन ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। सुर्खियों में क्यों रहा, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ने भारत के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की मान्यता प्रणाली को, जो राधाकृष्णन समिति उसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। तो राधाकृष्णन समिति की जो रिपोर्ट्स को यहाँ पे स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है, किसने, शिक्षा मंत्रालय ने किया है। तो हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं और इसके लिए प्रमुख जो सिफारिशें की गई थी उसको जान लेते हैं। तो हायर एजुकेशन क्या है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं कि जो मान्यता शिक्षा गुणवत्ता के मूल्यांकनों के उपयोग हेतु एक प्रक्रिया होती है,
मान्यता मतलब क्या होती है, जिस जो शिक्षा का जो गुणवत्ता का मूल्यांकन होगा उसके लिए एक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो यह यूजीसी एक्ट के तहत मिलता है, जिसमें कई सारी चीज़ों का कार्य सौंपा जाता है। तो कुछ हायर एजुकेशन के लिए जो मान्यता प्रणाली है उसके लिए प्रमुख सिफारिशें की गई हैं। तो सिफारिशें जो की गई हैं उसके पहले आपको जानना ये है कि जो शिक्षा मंत्रालय ने हायर एजुकेशन की जो एक्रेडिटेशन सिस्टम्स हैं, जिससे जो मान्यता मिलती है हायर एजुकेशंस को, ठीक है, उसी प्रकार के रिपोर्ट को यहाँ पे किसकी समिति की रिपोर्ट थे, राधा कृष्णन समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें कि मूल्यांकन और मान्यता की प्रक्रियाओं को क्या करना है, मजबूत करना है। इसके लिए राष्ट्रीय जो एक्रेडिटेशन कमेटी उसकी रोड मैप तैयार करेगी और जो शैक्षणिक प्रणाली होंगे उसको दिसंबर 2023 तक इसको हर मान्यता प्रणाली को अपना लिया जाएगा, ठीक। एक बात है यहाँ पे। और जो नैक होगा वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को जो है, ठीक, वो भारत के जो उच्चतर शिक्षा आयोग है उसके 4 कार्य क्षेत्रों में से एक है, और नैक जो होगा वो उच्चतर स्तर का मान्यता देने वाला निकाय होगा। एक बातें हैं, तो आपने इसको देख लिया। तो मान्यता के लिए ये बातें जहाँ पे की गई हैं। अब इसमें सिफारिश ये की गई है कि एक CAS की बात की जाएगी, यानी कि समग्र रूप से जो है मूल्यांकन प्रणाली बनाई जाएगी। कंपोजिट असेसमेंट सिस्टम होगा, समग्र मूल्यांकन प्रणाली होगा, जो क्या करेगी, जो सभी जो नए प्रस्तावित मूल्यांकन होंगे और मान्यता के जो भी प्रोसेस होंगे उसमें हायर एजुकेशंस को और कार्यक्रम को शामिल की जाएंगी। बाइनरी मान्यता प्रणाली होगी, ठीक है, जिसमें 2 बातें आएंगी, एक मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, ठीक है। अब मान्यता प्राप्त यानी उन लोगों के लिए जो एकदम मान्यता की प्राप्त की सीमा के निकट हैं, और गैर मान्यता प्राप्त जो मान्यता के मानक के बहुत नीचे हैं, जो उनके लिए बात की जाएगी। और ये क्या पे मैच्योरिटी आधारित श्रेणीबद्ध मान्यता होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो अभी आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि ये तो मान लो हायर एजुकेशन के लिए हो गया। स्कूलों में मान्यता कैसे मिलती है स्कूलों के लिए, तो स्कूलों के लिए मूल्यांकन के लिए मान्यता देने के लिए सरकार ने कोई आदेश नहीं जारी किया, ठीक है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो प्री एजुकेशन के लिए शिक्षा के जो सभी चरण है उसमें एक गुणवत्तापूर्वक मान्यता प्रणाली की कल्पना करती है। SCRT द्वारा जो है, SCRT मतलब स्कूल जो स्टेट का जो जैसे NCERT नेशनल लेवल की होती है, ठीक है, वो SCRT स्टेट लेवल की होती है। तो SCRT द्वारा एक जो है अलग तौर पे मूल्यांकन और मान्यता प्राप्त ढांचा करने की सिफारिश भी करती है, ठीक है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और साथ साथ है अभी क्या है, NABET यानी स्कूल और प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड है, एक्रेडिटेशन सिस्टम है, जो बोर्ड है वो क्या कर रहा है, गुणवत्तापूर्वक स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक मानक कार्यक्रम की विकसित कर रहा है। और NABET जो है वो क्या है, क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया का एक बोर्ड है। क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया पे सवाल UPSC ने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये NABET क्या है, उसका एक घटक बोर्ड है जिसमें 3 बातें की गई, स्कूल प्रशासन, शैक्षणिक और उसके लिए एक जो अन्य प्रोसीजर्स हैं, स्कूल का प्रदर्शन का मापन और सुधार, ये इसी की पेशकश करता है, इसी की बात करता है ये NABET। और ये क्या है, क्वालिटी कमीशन ऑफ इंडिया का एक घटक बोर्ड है। अभी जो भी संस्थान है ना, जो एक्रेडिटेशन के लिए प्रमुख संस्थान और प्रणालियाँ हैं वो यहाँ पे बात की गई है। तो कौन कौन से संस्थान है, नैक का रैंकिंग आप लोग जानते होंगे हायर एजुकेशन में बार बार आता है। और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो नैक की रैंकिंग को अपने स्कूल की या अपने इंस्टीट्यूट की प्रदर्शन के लिए एक जो है मानक के तौर पे रखते हैं, ठीक है। 1994 में गठन किया गया था। ये मतलब हर 5 साल के लिए जो है नैक की रैंकिंग जो होती है वो वैध होती है। दूसरा आता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, NRIF रैंकिंग, इस शिक्षा मंत्रालय ने शुरू की थी। सभी शिक्षण संस्थानों के लिए, सरकारी शिक्षण संस्थानों के लिए अनिवार्य है NRIF की रैंकिंग में भाग लेना। इसी के थ्रू जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह की, इंस्टीट्यूशंस वगैरह की जो है रैंकिंग की जाती है। दूसरा आता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन, जो भी टेक्नोलॉजी IIT वगैरह जो टेक्निकल BTech वगैरह कराते हैं, डिग्रियाँ कराते हैं, देते हैं, उनके लिए गठन किया गया था, ठीक है, ये देता है। और NBA है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ऊपर आपने देखा, इसे AICTE ने गठित किया था, ठीक है। लेकिन बाद में जो है पूरी तरह से जो है एक स्वायत्त संस्थान के रूप में विकसित हो गया, जिसमें जो भी तकनीकी और पेशेवर संस्थान है वो कार्यक्रमों के लिए एक्रेडिटेशन देता है। कुछ अदर न्यूज हैं जो एजुकेशन सेक्टर से वो न्यूज में रहे हैं, छोटी छोटी सुर्खियां हैं। तो इंडिया रैंकिंग ऑफ हायर इंस्टीट्यूशंस जो है उनके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए रैंकिंग मिला है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ये NRIF की रैंकिंग पर आधारित है, जो आपने ऊपर अभी देखा NRIF के लिए 2015 से जो स्टार्ट हुआ था। इसमें 5 श्रेणियां बनाई गई थी, जिसमें टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्सेज के लिए ये है, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस है, ग्रेजुएशन आउटकम्स है,
इंक्लूसिबिलिटी है, परसेप्शन है। तो इस वाले रैंकिंग में कृषि सेक्टर को नया विषय शामिल किया गया। कृषि सेक्टर को इंपॉर्टेंट है इस वाले इंडिया रैंकिंग में। इंडिया रैंकिंग 2023 में किसको जारी किया है, तो आपको ध्यान देना है, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। ठीक, किसने जारी किया, शिक्षा मंत्रालय ने जारी किया। किस पे है, तो NRIF बंद इस बेस्ड है ये। इसमें नई बात क्या की गई है, तो कृषि और उससे संबंधित विषयों को शामिल किया गया है, नवाचार को भी शामिल किया गया है। ठीक है, आर्किटेक्चर के दायरे को विस्तार करके आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग कर दिया गया है। तो ये बातें, और सबसे टॉप इंस्टीट्यूट कौन है, तो IIT मद्रास है। उसके बाद IISc बेंगलुरु है, IISc बेंगलुरु है। ठीक है, ये बातें। अब आता है नेशनल मेडिकल कमीशन NMC गेट WFME रिकॉग्निशन फॉर 10 ईयर्स। आपको यहाँ पे बात ध्यान देनी है कि एक WFME है, ठीक है, जो एक्रेडिटेशन प्रदान करने वाली एजेंसियों को मान्यता देता है। मतलब जो एक्रेडिटेशन देंगी एजेंसियां उनको मान्यता देता है WFME। ठीक है, वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। ये है, वो करता क्या है कि वो जो है कि जो अलग अलग एक्रेडिटेशन वाली एजेंसी होती है उनको मान्यता देता है। ठीक, तो अभी जो है इसने, अभी आपको क्या न्यूज में क्यों रहा कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है भारत में मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल की प्रैक्टिस के लिए एक विनियामकी निकाय है, एक क्या है, एक सांविधिक निकाय है। ठीक, ये बातें हैं। तो अभी भारत में क्या है, न्यूज में क्या रहा है कि ये बातें ये हैं कि इसमें कि इससे भारत के जो मौजूदा 706 मेडिकल कॉलेज हैं उनको WFME से मान्यता मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो NMC है उसको 10 वर्षों के लिए WFME से मान्यता मिल गई है। ये बातें हैं। ठीक है, ये बात न्यूज में आपने देख लिया इसको। अभी यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले आर्टिकल पे, नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन एक्ट 2023 और नेशनल डेंटल कमीशन एक्ट 2023। दो एक्ट हैं। अब इनका उद्देश्य यही है कि जो पैरामेडिकल नर्स वगैरह, मिडवाइफ वगैरह हैं और जो डेंटिस्ट हैं उनके सेक्टर में क्वालिटी एजुकेशन को सुधार करना है। तो ये एक्ट किसके अधिनियम के तर्ज पर स्थापित किए गए हैं, तो NMC एक्ट के तर्ज पर स्थापित किए गए हैं। उनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि जो क्वालिटी और सस्ती चिकित्सा शिक्षा को पहुँच में सुधार की जाए। ठीक है, ये बातें हैं। ये अब इसमें अब देखा जाए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग एक्ट में, तो इसमें एक राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है जो देश में जो डेंटिस्ट शिक्षा है और उनके पेशे को विनियमित करेगा। जो मिडवाइफरी एक्ट जो मतलब एक्ट है वो राष्ट्रीय नर्सिंग मिडवाइफरी आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है, जो करता है मिडवाइफरी की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए नीतियाँ बनाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको इसमें जानना है। इस एक्ट की स्थापना क्यों हुई है, क्योंकि अगर देखा जाए तो भारत के 40% जिलों में नर्सिंग कॉलेज नहीं है और भारत में नर्स और जनसंख्या का अनुपात क्या है, केवल 2.6 यानी 1000 पे 2 नर्स मौजूद हैं। वैश्विक मानदंड होना चाहिए 1000 पे 3 नर्सों का। ठीक है, ये बातें हैं। अब आता है विद्या समीक्षा केंद्र। शिक्षा मंत्रालय ने जो राज्यों से जो राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर है उसके तहत विद्या समीक्षा केंद्र खोलने को बोला है। इसका उद्देश्य क्या है कि डेटा मतलब सीखने का जो परिणाम इसका क्या उद्देश्य है कि जो सीखने के परिणाम उसको बेहतर बनाया जाए और उसके लिए डेटा और टेक्नोलॉजी का लाभ उठाया जाए। और ये डेटा रिपोजिटरी के रूप में कार्य करेगा। जो भी शिक्षा मंत्रालय द्वारा योजनाएं उसका डेटा संग्रहित करेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है वर्तमान में जो विद्या समीक्षा केंद्र है वो NCERT के परिषद में ही प्रौद्योगिकी संस्थान के भवन में स्थित है। ठीक है, ये बातें। इसका उद्देश्य यही है कि जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उन गतिविधियां उनका रियल टाइम निगरानी करेगा। सीखने का परिणाम, ड्रॉप आउट मतलब जो स्कूल या कॉलेज छोड़ देना ड्रॉप आउट डेटा उसको रखेगा, निगरानी रखेगा। शिकायत निवारण तंत्र के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना करेगा। और साथ साथ 2-3 चीज़ें और भी हैं जिसमें कि फील्ड स्तरीय शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक गतिविधियों की निगरानी करेगा, ट्रैक करेगा। और साथ साथ ये भी है कि जो NDEAR का सृजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो सहयोग से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तत्वाधान में किया गया है। तो ये नेशनल एजुकेशन आर्किटेक्चर का सिद्धांत है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की जा रही हैं। तो अभी NDEAR क्या है, राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा आर्किटेक्चर। ठीक, ये चीज़ें हैं। अब आता है नेशनल सिलेबस एंड टीचर लर्निंग मटेरियल कमेटी NSTC। तो इसने किसने गठन किया है, तो NSTC का गठन किया है किसने, NCERT ने गठन किया है। NSTC क्या है, नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल कमेटी। इसका गठन किसने किया है, NCERT ने किया है। ये क्या करेगा, इसे कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक जो है छात्रों के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक सामग्री को आकार देने के लिए गठन किया गया। इसमें जो है आपका कितने सदस्य हैं, 19 सदस्य हैं। ठीक है, किसमें, NSTC में।
अब इसका कार्य क्या है कि स्कूल पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण, लर्निंग सामग्री, इनका जो है इसके साथ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ क्या करना है, इसका संरक्षण सुरक्षित करना है। ठीक है, मतलब इसको बनाना है, इसको तैयार करना है। और इसमें क्या करना है आपको कि आपको ध्यान देना है कि पाठ्यपुस्तकों को विकसित करने के लिए इनकी जो विषय विशेषक से युक्त जो पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह हैं, ठीक, तो उनके द्वारा ये सहायता की जाएगी। सबसे बड़ी बातें हैं। तो यहाँ पे सबसे इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान क्या देनी है कि ये क्या करेगा, तो कक्षा 3 से लेकर 12वीं तक जो है छात्रों के लिए सिलेबस और लर्निंग के जो मटेरियल्स हैं उसको आकार देगा। कौन देगा? एनएसटीसी। किसने गठन किया है? एनसीईआरटी ने किया है। 19 सदस्य हैं, बात खत्म। अब आता है नेक्स्ट वाले यूनिट की तरफ, हम लोग हेल्थ की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वाला जो यूनिट है ना, इसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, यूपीपीसीएस, बीपीएससी वगैरह के सवाल यहाँ से भरपूर बनते हैं। इकोनॉमिक्स वाले जो सवाल होंगे ना, इसमें जनसंख्या, नगरीकरण, इस पे बनेंगे सवाल। ठीक है, तो आप समझो कि इसमें यूपीएससी से भी सवाल बनने की संभावना हो सकती है। तो कैसे करना इसको, तो हम लोग जानते हैं इसमें कि आप पीवाईक्यू को अगर देखो तो इसमें सवाल देखने की कैसे बनेगी, इसकी आपकी समझ हो जाएगी। तो अखिल भारतीय स्तर पे जो सर्वेक्षण बना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ये 5वीं वाली जो रिपोर्ट है उसकी बताई गई यहाँ पे। तो संकेतक ये हैं कि जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, यानी प्रति महिला बच्चों की जो है औसत संख्या, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है, तो ये लगभग क्या है कि वर्तमान में देखा जाए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में तो 2019-20 में इसमें 2.0 है। ठीक है, तो प्रति महिला जो लगभग 2.1 बच्चों के लिए, मतलब टीएफआर को क्या है, प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता माना जाता है। प्रतिस्थापन स्तर की जो प्रजनन क्षमता है 2.1 होना चाहिए बच्चों के लिए। ठीक है, यह क्या है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक है। आप क्लास 12 की एनसीईआरटी जब पढ़े होंगे, जो जनसंख्या और विश्व नगरीकरण ऐसे करके है, उसमें ये चीज़ें दी हुई हैं। तो वर्तमान में आपको ध्यान देना है कि 2.2 से कम होकर के ये 2.0 हो चुकी है। अब जो है गर्भ निरोधक प्रसार दर है जो, वो क्या है, वो बढ़ा है और ये 67% हो चुका है, पहले 54% था। ठीक है, अगर देखा जाए तो गर्भ का प्रथम 3 महीना है, उसमें गर्भवती महिलाओं द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल केंद्रों का दौरा वो बढ़ा है, वो 70% हो चुका है। परिवार नियोजन की जरूरतें जो पूरी नहीं हुई हैं वो 9% हैं। अगर देखा जाए कुल टीकाकरण है तो ये चीज़ें हैं। कुल जनसंख्या में लिंगानुपात, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसको हम लोग देखते हैं। तो कुल जनसंख्या में जो लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं, पहली बार हुआ है कि जो लिंगानुपात है वो महिलाओं के पक्ष में हुआ है, यानी कि 1020 हो चुका है। 991 था, उसके बाद 1020 हो चुका है। क्या प्रति जो है 1000 पुरुषों पे महिलाओं की जनसंख्या जो है। ठीक है, नवजात मृत्यु दर है, यानी कि अगर देखा जाए 1000 जीवित बच्चों में से जीवन के पहले 28 दिनों में जीवित सभी जन्म के बच्चे उनकी रेट देखी जाए तो वह 24.9 है, यानी कि नवजात मृत्यु दर कम हुई है। ठीक है, ये अच्छी बातें हैं। शिशु मृत्यु दर, यानी प्रति 1000 पे जो है 28 दिनों तक जो जीवित बच्चे रहते हैं उसमें मृत्यु बताता है 1000 जीवित बच्चों पे, तो वो भी कम हुआ है, 35.2% हुआ है। ठीक है, 5 वर्षों से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर वो भी 41.9% है, यानी कम हुई है। अगर महिलाओं में एनीमिया देखा जाए तो 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया, यानी कि वो बढ़ी है, एनीमिया बढ़ी है, ये बातें हैं। ठीक, 6 से 59 माह की जो आयु के बच्चों में एनीमिया वो भी बढ़ी है। अगर इसे देखा जाए, अगर कि मतलब कौन सी ऐसी महिलाएं जिनका विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ है तो उसमें कमी हुई है। संस्थागत जो प्रसव है वो बढ़ा है, 88.8 हो चुका है परसेंटेज। जो स्टंटेड है, यानी कि कम से कौन ठिगनेपन से पीड़ित हैं जो बच्चे 5 वर्ष से कम, वो कम हुए हैं। वेस्टेड यानी दुबलेपन से जो पीड़ित हैं वो 19% से कम हुए हैं। अंडरवेट हैं वो भी कम हुए हैं। तो ये सारे जो डेटा हैं ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा हैं। दूसरा जो है आपका आता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो हाल ही में न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि जो WHO ने और विश्व बैंक ने, इसको मैंने आपको पढ़ाया है इस वाले आर्टिकल को, जो WHO है और विश्व बैंक दोनों ने ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी किया। ठीक है, ट्रैकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिपोर्ट 2023 ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट को जारी किया। यह यूनिवर्सल हेल्थ क्या है, इसका उद्देश्य ये है कि जो सभी लोगों को कोई भी वित्तीय कठिनाई ना हो, उसके बिना गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य सेवाओं का पहुंच प्राप्त हो। ठीक है, ये बातें हैं। इसके आयाम 3 हैं। इसको मेंस में आप लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच हो, वित्तीय जोखिम ना हो और सेवाओं की क्वालिटी जो है वो भी मेंटेन रहे। तो भारत सरकार ने जो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बारे में 3 बातें यहाँ पे 4 जो योजनाएं हैं वो पहल की हैं। तो आयुष्मान भारत योजना जानते होंगे,
इसका उद्देश्य क्या था कि प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे और टर्सरी लेवल पे जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं उसका उपाय किया जाए। आयुष्मान भारत डिजिटल सेवाएं हैं जिसमें टेलीमेडिसिन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो हेल्थ सर्विसेज हैं उसको नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से जोड़ा जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 है, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कम करेगी और कम कीमत पे जो है स्वास्थ्यपूर्वक देखभाल को सेवाएं देगी। चौथा जो है सघन मिशन इंद्रधनुष है जिसमें राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 0 से 5 वर्ष के बच्चों को और गर्भवती महिलाओं तक पहुंच बढ़ाया जाएगा जो टीकों से, ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई हैं। तीसरा वाला आर्टिकल आता है आंगनबाड़ी। सुर्खियों में क्यों रहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिव्यांग बच्चों पर नज़र रखने और उनकी मदद करने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल शुरू किया है। किसने शुरू किया है? महिला और बाल विकास मंत्रालय ने किया है। किस लिए? दिव्यांग बच्चों पे नज़र रखने के लिए, मदद करने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल शुरू किया गया है, ठीक है। पहले हम लोग आंगनवाड़ी के बारे में जान लेते हैं। तो आंगनवाड़ी प्रणाली जो है आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत शुरू की गई थी और यह प्रणाली जो है ICDS, पहली बात तो ICDS का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है, सर्विस, ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ठीक है। तो ये ICDS का फुल फॉर्म है। इसी योजना का जो है एक महत्वपूर्ण घटक है। कौन सा? आंगनवाड़ी सेवा योजना। किसका महत्वपूर्ण घटक है? ICDS का। और आंगनवाड़ी सेवा योजना को जो है अब जो है सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 इसका नाम दे दिया गया है। तो आपको ध्यान ये देना है कि क्या नाम दे दिया गया है, तो नाम दे दिया गया इसको सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2.0, ठीक। अब आपको ध्यान ये देना है कि ICDS स्कीम्स कब स्टार्ट हुई थी। ICDS स्कीम्स कब स्टार्ट हुई थी तो आपको ध्यान ये देना है। ICDS स्कीम UPPCS PYQ है, ये UPPCS में 3-4 बार पूछा है। 1975 में ये स्थापित हुई थी, बनाई गई थी, शुरू की गई थी, ठीक है, 1975 में 2 अक्टूबर को, ठीक। जो आंगनवाड़ी सेवा योजना है वो क्या है कि महिला और बाल विकास के मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों को 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं उनको, गर्भवती महिलाओं को, जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो स्थिति उसमें सुधार की जाए, मृत्यु दर में, बीमारी में, रोगों में, कुपोषण में इसकी व्यापकता को कम की जाए, ठीक है। तो जो ICDS है वो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। UPPCS का समझो ये सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 3-3, 4-4 बार पूछा हुआ है, तो आप इसको पढ़ते होंगे, जानते होंगे और PYQ अगर किए होंगे तो। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है 0 से 6 वर्ष के बच्चों, ये सवाल पूछा था कितने वर्ष के बच्चों को, तो आपको ध्यान देना 0 से 6 वर्ष के बच्चों को क्या करना है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं या स्तनपान कराने वाली जो माताएं उनको केंद्रित योजना है जिसमें टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ चेकअप की ध्यान दिया जाएगा, रेफरल सेवाएं हैं, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा है, प्री स्कूल एजुकेशन भी है इसमें। ICDS में प्री एजुकेशन जो है एजुकेशन भी शामिल किया गया है और पूरक पोषण भी यहाँ पे इसमें चीज़ें हैं। तो 6 चीज़ें हैं, आपको इसमें ध्यान देना है। तो जो आंगनवाड़ी प्रणाली है इसमें क्या होता है कि आप समझो इसकी पैठ स्थिति देखो तो इसमें आंगनवाड़ी केंद्र हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आंगनवाड़ी सहायिकाएं हैं। ये प्रतिदिन जो है 8 करोड़ से अधिक बच्चों को सकारात्मक बदलाव लाने में संलग्न है, एक रोल मॉडल के रूप में भूमिका निभा रही हैं। यहाँ पे अब एक बात ये भी है कि सक्षम आंगनवाड़ी और तमाम चीज़ें जो की गई हैं वो चीज़ ध्यान दो पहले। तो अभी यहाँ पे न्यूज में क्या रहा कि वित्त मंत्रालय जो महिला और बाल विकास मंत्रालय इसने दिव्यांग बच्चों पर नज़र रखने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल शुरू किया। अब इससे जुड़े हुए अन्य तथ्य हैं, इन अन्य तथ्यों को पढ़ेंगे आप तो समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके नीचे के लिए आपको यहाँ पे इस चीज़ ध्यान देनी है कि ये जो आंगनवाड़ी प्रणाली है उसमें डिजिटल समावेशन शामिल किया गया। कैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों को डिजिटल रूप से मजबूत किया गया, जिसके लिए पोषण ट्रैकिंग सिस्टम और स्मार्टफोन और निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। पोषण क्या है कि पोषण जो है अभी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा जो सर्विस डिलीवरी है, डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, कुशल सेवा वितरण और कार्यों के लिए पोषण ट्रैकर का सहयोग लिया गया, ठीक है। जिसमें जो है इस मोबाइल आधारित एप्लीकेशन में जो उपयोग कैसे होता है तो बच्चों का जो स्टंटिंग है यानी ठिगनेपन, दुबलापन और कम वजन की जो पहचान करने के लिए मोबाइल ट्रैकिंग के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको मानदेय मिलता है, 45,100 रुपये सरकार ने कर दिया है। और अगर देखा जाए तो इसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जो पोषण अभियान है उसी के तहत जो है इसका उपयोग करने के लिए प्रति 5 वर्ष जो 500 रुपये का जो प्रति माह है, ये क्या है प्रदर्शन आधारित, जितना ऐसा प्रदर्शन होगा उसी के आधार पर प्रोत्साहन मिलेगा, 500 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। ICDS CAS क्या है?
तो ये डेटा एकत्रित करने की एक सुविधा है जिसमें बताया गया है कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक तरह से, जो 6 स्तर का सॉफ्टवेयर है, जो आपने बताया ना इसमें छः चीज़ें, इस पर इसी का स्तर का एक सॉफ्टवेयर है 6 चीज़ों पे, जो क्या करता है स्मार्टफोन के उपयोग को सक्षम बनाता है। ठीक, अन्य सारी चीज़ें, अन्य मतलब जो अगर देखा जाए अन्य सारे जो राज्य हैं, यूटीज़ हैं, वो अपने संसाधनों से कार्यकर्ताओं को मानदेय का भुगतान भी कर रहे हैं। इसमें बीमा कवरेज भी होता है। आंगनबाड़ी जो सहायिकाएँ हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनको, तो बीमा कवरेज में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा मिलता है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मिलता है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीमा योजना मिलता है। ठीक है, तो जो पोषण अभियान है ना, थोड़ा पोषण अभियान के बारे में हम लोग जान लेते हैं और समझ लेते हैं। इसके बाद जो है अन्य जो खबरों में न्यूज रही थी उसको हम लोग समझेंगे। तो पोषण अभियान क्या है कि 2017 में मंत्रालयों के पोषण संबंधी जो हस्तक्षेप, उसकी निगरानी के लिए, उसका पर्यवेक्षण के लिए, उसके लक्ष्यों को तय करने के लिए, मार्गदर्शन शुरू करने के लिए ये शुरू किया गया था। ठीक है, ठिगनेपन, इसका उद्देश्य है कि ठिगनेपन, जो कुपोषण है उनको कम करना है और आंगनबाड़ी की जो प्रमुख सेवा उसमें सुधार करना है। ठीक, इसका उद्देश्य यही है कि जो बच्चे हैं, माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं, उनके लिए समग्र विकास और पोषण को सुनिश्चित करना है। ठीक है, इसकी विशेषताएं अगर देखा जाए तो इसमें अगर सोशल ऑडिट की बात की गई है, कुपोषण के लिए समाप्ति के लिए अलग योजनाओं को चिन्हित करना है, इंटीग्रेटेड तंत्र को शुरुआत करनी है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, पोषण संस्थान केंद्रों की स्थापना है, आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की लंबाई मापने की शुरुआत है, आईटी आधारित जो उपकरण उसके माध्यम से आंगनबाड़ी कर्ताओं को प्रोत्साहित करना है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों को, यूटी को प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो जमीनी स्तर पे कुछ कार्यकर्ताएं होती हैं, जैसे कि अगर देखा जाए तो आंगनबाड़ी कर्ताएं होती हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी कर्ताएं होती हैं अगर विशिष्टता अगर देखी जाए तो। और दूसरी आती हैं इनकी जो विशेषता ये है कि ये महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत ICDS स्कीम के तहत आती हैं आंगनबाड़ी कर्ताएं। ठीक है, दूसरी आती हैं सहायक नर्स, मिडवाइफरी और आशा कार्यकर्ता हैं। तो ये क्या कहती हैं, राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के यानी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं। और इनका कार्यस्थल क्या होगा, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंगनबाड़ी केंद्र होगा, इनका जो 2 होंगी यानी मिडवाइफ और आशा, इनका क्या होगा, स्वास्थ्य उपकेंद्र होगा और इनका ग्राम स्तर पे होगा आशा केंद्र होगा। ठीक है, इनकी प्रमुख भूमिकाएं क्या हैं, जो आंगनबाड़ी की कि लाभार्थियों को बाल अवस्था और की देखभाल करनी है और विकास देना है, और केंद्र सरकार द्वारा इन्हें मानदेय और प्रोत्साहन जो होता है वो मिलता है। जो आपके मिडवाइफ होंगी उनको टीकाकरण करना है, संस्थागत प्रसव और मातृ शिशु स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करना है, केंद्र सरकार द्वारा मानदेय दिया जाता है। ठीक है, जो आशा कार्यकर्ताएं होती हैं वो हेल्थ के संबंध में जागरूकता पैदा करती हैं, महिलाओं, परिवार और किशोरों से परामर्श देती हैं और अन्य चीज़ों का ये आपूर्ति करती हैं। नियमित तौर पे इनको 2000 रुपये मासिक प्रोत्साहन वगैरह मिलता रहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब इसमें हमने देख लिया सक्षम आंगनबाड़ी। सक्षम आंगनबाड़ी क्या है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों को सुधार के लिए टारगेटेड हस्तक्षेप किया गया है, जिसमें उनकी दक्षता को और प्रभावशीलता को मजबूत किया जाएगा और उनका कायाकल्प किया जाएगा। ठीक है, इसमें बात की गई है। इसमें सक्षम आंगनबाड़ी के तहत किस पे ध्यान केंद्रित किया जाएगा, तो आकांक्षी जिलों पे और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है उसमें लड़कियों पे बाल अवस्था की देखभाल की जाएगी और उन्हें प्रोत्साहन के लिए कुछ चीज़ें जो है इसकी योजनाएं चलाई जाएंगी। ठीक है, इसमें जो है टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ये इसमें आपने देख लिया। तो ये सक्षम आंगनबाड़ी है। तो अभी इसमें सब कुछ आपने देख लिया। तो अन्य तथ्य यह है इसमें, अभी आप ऊपर आपने देखा कि सुर्खियों में क्यों रहा था, क्योंकि महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिव्यांग बच्चों पर नज़र रखने के लिए दिव्यांग बच्चों के लिए आंगनबाड़ी प्रोटोकॉल शुरू किया। तो तथ्य यह है कि पोषण अभियान के तहत, आपने पोषण अभियान नीचे देखा, तो दिव्यांग जनों के लिए समावेशी देखभाल के लिए सामाजिक मॉडल है। इस मॉडल में 3 चरण में लागू किया जाएगा। पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी यानी उनकी पहचान होगी, ठीक है, दिव्यांगता की। फिर उनको दिव्यांगों को सामुदायिक आयोजन में शामिल किया जाएगा, परिवारों को सशक्त बनाया जाएगा, और आशा जो ANM होंगी या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की जो टीम होगी उनके माध्यम से रेफरल सहायता दी जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है आंगनबाड़ी सिस्टम का। अब नीचे हम लोग आते हैं अपने दूसरे वाले आर्टिकल पे, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, वास। सुर्खियों में क्यों रहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने असुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, साफ सफाई से जुड़ी बीमारियों का वास शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। वास शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है, तो आपको सीधे सीधे नोट करना है, WHO ने जारी की है। अब इसका एक सामूहिक शब्द है, किस चीज़ के लिए, जल के लिए, स्वच्छता के लिए, साफ सफाई के लिए। इसका उद्देश्य इसमें क्या क्या शामिल है कि सुरक्षित पेयजल तक पहुँच हो, स्वच्छता की सुविधाएं बेहतर हो, साफ सफाई के आधारभूत स्तर बनाए रखे जाएँ। इसमें बात की गई है
SDG 6 की, यानी स्वच्छ जल और स्वच्छता की। इसका उद्देश्य यही है कि जो सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता हो और संधारणी मैनेजमेंट जो इसका सुनिश्चित किया जाए। यदि इसमें देखा जाए कि यदि वाश सेवाओं का उपयोग किया जाए तो 2019 में अगर कुल क्या मौतों में से 2.5% मौतों को रोका जा सकता था, और अनेक प्रकार जो डेली बेसिस पे जो अगर दिव्यांगता समायोजित जीवन वर्ष है उसकी हानि को भी 2.9% कम किया जा सकता है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स को भी। ठीक है, तो यूनिसेफ के अनुसार भारत की स्थिति यह है कि भारत में जो खुले में शौच करने वाले लोग हैं उनकी संख्या में 450 मिलियन की कमी आई है। वाश सेवा यानी स्वास्थ्य सुविधाओं में वाश जो सेवाएं हैं उसकी कमी से शिशु मृत्यु दर में वृद्धि का कारण बनती हैं, तो ये भी समस्या आई है। यूनिसेफ ने ट्रिपल थ्रेट शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। क्या नाम था? ट्रिपल थ्रेट। ठीक है, इसमें बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले जल, सफाई और स्वच्छता, इसको मैंने आपको बताया था इसको मंथली मैगजीन में। ठीक है, मुझे याद है ट्रिपल थ्रेट के बारे में यूनिसेफ ने जारी किया था रिपोर्ट। इसमें जल, साफ सफाई और स्वच्छता यानी इसके 3 से संबंधित खतरों के लिए तिहरे बोझ का परीक्षण किया गया। अब इसमें बताया गया कि जो जल या स्वच्छता संबंधी जो मूलभूत सेवाएं हैं उसको 50% इसमें कम उपलब्ध होगा, और जो शीर्ष 20 देश में उसमें 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सर्वाधिक मौत के लिए वास पद्धतियों का उत्तरदायी होना, ये यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो भारत अभी यहाँ पे भी देखा गया है कि यूनिसेफ के चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अनुसार जो है जलवायु और पर्यावरण संबंधी खतरों का जो जोखिम है वो सिर्फ शीर्ष जो है 25% देशों में होता है। ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो भारत सरकार ने वास के लिए कौन कौन सी पहले शुरू की हैं, तो जल संबंधी के लिए नमामि गंगे है, जल जीवन मिशन है, और पेयजल गुणवत्ता प्रबंधन सूचकांक प्रणाली है। सैनिटेशन के लिए देखा जाए तो भारतीय स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है और शहरी है। ठीक है, हाइजीन के लिए किशोरियों के बीच में मासिक धर्म स्वच्छता कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा रहा है। कल की क्लास में मैंने इसको पढ़ाया है पहले वाले आर्टिकल में ही। और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रूरल वास पार्टनर्स बनाए गए हैं फोरम। अमृत यानी कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन है, इसको मैंने पढ़ाया था। और वैश्विक पहल ये है कि वास के लिए WHO की रणनीति है 2025 तक, 18 से 25 तक। यूनिसेफ का ये है कि यूनिसेफ का लक्ष्य यही है कि यूनिसेफ का लक्ष्य ये बनाया कि इसका 2030 तक हमें SDG 6 को प्राप्त करना है। SDG 6 को हमें किसी भी तरह से इसमें प्राप्त करना है। SDG 6 क्या बोलता है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी सभी के लिए जल और स्वच्छता की उपलब्धता संधारणी तरीके से सुनिश्चित हो सके, SDG 6 यह बोलता है। ठीक है, UN का सैनिटेशन एंड हाइजीन फंड की शुरुआत की गई है। ठीक है, और सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल की भी शुरुआत की गई है सरकार और सिविल सोसाइटी के द्वारा। ठीक है, इनकी बात है, यूनिसेफ के ने इसे शुरुआत किया सिविल सोसाइटी की मदद से। तो ये वाले पूरे यूनिट को भी हमने ख़त्म कर लिया। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वाले यूनिट पे, जिसमें बताया गया है न्यूट्रिशन और सैनिटेशन के बारे में। इसमें 3-4 आर्टिकल हैं, इसको भी हम लोग आज करेंगे। सुर्खियों में क्यों रहा? पहला जो आर्टिकल है वैश्विक भूखमरी सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसको मैंने मंथली मैगजीन में आपको पढ़ाया है, दोबारा रिपीट हो रहा है। सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 को जारी किया गया। कंसर्न वर्ल्ड वाइड यानी आयरलैंड का एक अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन है, और वेल्ट हंगर हिल्फे यानी जर्मनी का एक निजी NGO है, उसने मिलकर जारी किया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे ने। ठीक है, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इसका देखा जाए अगर प्रमुख बिंदी या फिर अनेक चीज़ों को देखा जाए तो पहले इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या ये चीज़ें जारी करता है। तो इसका उपयोग क्या होता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का? वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी के स्तर को निगरानी करने के लिए, मापने के लिए। ठीक है, 4 संकेतकों पर ये आधारित है। अंडर न्यूरिशमेंट को लिए, चाइल्ड स्टंटिंग के लिए, ठीक, ये 4 संकेतक हैं, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ठीक है, तो इसमें अगर रिपोर्ट देखी जाए तो किस स्तर की बात की जाती है, तो अगर सबसे कम रिस्क होगा तो 9.9, सबसे अधिक होगा तो 50 पॉइंट से अधिक होगा। ठीक है, या उसके बराबर होगा। तो इस रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु को देखा जाए तो दुनिया में वैश्विक प्रवृत्ति में देखा जाए तो दुनिया में 2015 से भूखमरी में काफ़ी स्तर को खिलाफ काफ़ी स्तर पर प्रगति हुई है, काफ़ी स्तर पर रुकी हुई है प्रगति। ठीक है, और यह रुकावट क्यों हुई है? क्योंकि कोविड-19 महामारी आया, रूस यूक्रेन युद्ध है, जलवायु परिवर्तन है, अरब वर्ल्ड में संकट है, और अनेक प्रकार के प्रयासों में वैश्विक सप्लाई चेन में यहाँ पर बाधा है। ये नहीं लिखा है, वैश्विक सप्लाई चेन में बाधा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी विश्व में देखा जाए तो सर्वाधिक भूखमरी एशिया और अफ्रीका के लिए है, और भारत के संदर्भ में देखा तो भारत 125 देशों में किसका स्थान क्या आया है? 111 स्थान आया है। बहुत काफ़ी गंभीर सीरीज में है ये। ठीक है, तो भारत में जो सबसे खराब स्थिति किस चीज़ में है? तो अल्प पोषण में 16.16 है, बाल ठिगनापन में 35.5 है, बाल दुबलापन में 18.7 है, और बाल मृत्यु दर में 3% एक की ये चीज़ें हैं। भारत सरकार ने जो इस पर आपत्ति भी जताई थी,
क्योंकि इसके गणना विधि में, सैंपल साइज में और स्रोत से जो अनुचित स्रोत है उसे डेटा जुट जाने के कारण जो है भारत सरकार ने इस जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे बहुत बड़ी कड़ी आपत्ति दर्ज की थी कि डेटा यहाँ पे भारत के खिलाफ एक दुष्प्रचार किया गया है। सारी चीज़ें यहाँ पे सरकार ने कही थी, पर सरकार जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भारत की स्थिति क्या है, 125 में से 111वें स्थान पे भारत वर्तमान में है। ठीक है, दूसरा वाला आर्टिकल आता है खुले में शौच से मुक्त का दर्जा, ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेटस। तो अभी आप समझो कि जो सितंबर 2023 तक स्वच्छ भारत जो मिशन है ग्रामीण वाला, उसका फेज 2 के तहत भारत के कुल गांव में से 75% गांव ODF प्लस घोषित हो चुके हैं। तो पहले आप जान लो ODF मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए ODF क्या होता है। अच्छा, ODF पहले क्या होता है, ODF जान लो। खुले में अगर शौच नहीं करना और इसकी समाप्ति होना, यानी कि मतलब खुले में कोई शौच नहीं कर रहा है, इसकी समाप्ति ODF कहलाती है, ओपन डेफिकेशन फ्री। ठीक है, अब इसमें अगर इसको परिभाषित होगा तो आसपास के क्षेत्र में या गांव में कोई भी खुले शौच का सबूत नहीं होना चाहिए और प्रत्येक घर के पास जो है या सामुदायिक संस्थान के पास जो है सुरक्षित टेक्नोलॉजीज का उपयोग कर रहे हो मल और जल के निपटान के लिए। ठीक है, अगर ओपन ODF प्लस क्या होता है, अगर मान लो ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू कर लें और अपनी ODF की स्थिति को बरकरार रखें तो ऐसे वाले गांव ODF प्लस गांव कहलाते हैं। ODF प्लस मॉडल गांव मतलब होता है जहाँ पे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तरल अपशिष्ट प्रबंधन दोनों की व्यवस्था हो, स्वच्छता का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा हो और साथ साथ जो है ODF प्लस संबंधी जो सूचना शिक्षा प्रचार संबंधी संदेश हो उसको डिस्प्ले किया जा रहा है, तो ये ODF प्लस मॉडल गांव हो जाएंगे। ठीक है, ये बातें हैं। अगर शहरों की बात की जाए, शहरों के लिए ODF की क्या परिभाषा है कि कोई जब शहर या वार्ड किसी भी दिन खुले में कोई व्यक्ति खुले में शौच करते हुए नहीं पाया जाए तो उसे ODF में रखेंगे। ODF प्लस में किसी शहर वार्ड को तब रखेंगे यदि उसे ODF घोषित कर दिया गया हो और साथ साथ क्या है कि सभी जो सामुदायिक सार्वजनिक शौचालय हैं चालू अवस्था में हो, ठीक ठाक हों। ODF प्लस प्लस कब मिलेगा, पहले से ODF प्लस घोषित हो चुका हो। ठीक है, और साथ साथ वहाँ के शौचालयों के जो मल और जल और स्टेपेज का उचित प्रबंधन हो और सभी नालियों और जल निकायों में जो जलमल है, स्टेपेज है, स्पेटेज है और सीवेज है, उसका डंपिंग या बहाव ना हो, तो ODF प्लस प्लस शहरों के लिए मिलेगा। गांव के लिए आपने देख लिया और शहरों के लिए देख लिया। ये वाला यूनिट भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले यूनिट पे। इसमें सुर्खियों में रहे कुछ संस्थान हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आपको इसमें प्रमुख जो ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में रहे हैं उसको पढ़ना है। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन से शुरुआत करते हैं जल्दी क्योंकि मुझे इस पूरे मैगजीन को जो है आज की क्लास में ही ख़त्म करने हैं और मैं इसमें से एक एक चीज़ को पढ़ा रहा हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना। और हम लोगों ने मंथली मैगजीन में इसको तो पढ़ा ये सारी चीज़ों को। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड UNFPA ये न्यूज में रहा। क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि इसने इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस के सहयोग से इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को जारी किया। अगर आपसे सवाल पूछे कि इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया तो आपको ध्यान देना है UNFPA ने जारी किया और IIPS यानी इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस ने जारी किया। ठीक है, इसकी उत्पत्ति एक ट्रस्ट फंड के रूप में हुई थी, बाद में जो है इसको UNGA का एक सहायक निकाय बनाया गया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसका मुख्यालय कहाँ पे, USA में है, न्यूयॉर्क में। अब ये इसके किसके अंतर्गत काम करता है पॉलिसी के रूप में, तो इसके यह है कि आपको जो है इकोसोक यानी जो UN का आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसके जो है नीतिगत मार्गदर्शन में कार्य करता है। इसके कार्य कौन से हैं, यौन और जनन संबंधी जो अधिकार हैं प्राथमिकता उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करें और इसके कार्य जो हैं वो जनसंख्या और विकास पे जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था प्रोग्राम ऑफ एक्शन उसी से द्वारा ये निर्देशित होते हैं। इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है UNFPA का। ठीक है, UNFPA का जो प्रमुख लक्ष्य है वो है कि 2030 तक हमें 3 के लक्ष्य को हासिल करना है, जिसमें कौन सा कि परिवार नियोजन के जो साधन है उसकी जो अनुपलब्धता है अनअवेलेबिलिटी उसको समाप्त किया जाए, प्रसव के दौरान या प्रसव के दौरान कोई मातृ मृत्यु होता है उसको समाप्त की जाए, जेंडर आधारित हिंसा को खत्म किया जाए। तो 3 जो है ये 30 का लक्ष्य है 2030 तक। ये बातें आपको ध्यान देनी है। यही जो है क्या करता है कि जो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को भी जारी करता है। ठीक है, तो विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 है, उसमें बताया गया, ये वार्षिक रिपोर्ट है, पहली बात आप जान लो। इसमें वार्षिक रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, यानी 2023 के मत तक जो है इसका आबादी 1428 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, ऐसे में चीन की जगह ले लेगा। देश के सबसे युवा देशों में से एक है, यानी कि भारत की लगभग जो 68% जनसंख्या है वो 15 से लेकर 64 वर्ग की आयु वर्ग के बीच की है और 26% की जो जनसंख्या 10 से 24 वर्ष के बीच में है। ठीक है, जो वृद्धि जन का आबादी बढ़ना निश्चित है।
ठीक है, ये बातें तय की गई हैं। गिरती प्रजनन दर, या बताया गया है कुल प्रजनन दर क्या है, 2.0 है, ऐसे में गिरी है। आपने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी देखा होगा। जीवन प्रत्याशा में सुधार हुई है, यानी जो एक भारतीय पुरुष की जो औसत आयु है वो क्या है, 71 वर्ष है, और महिला की आयु क्या है, 74 वर्ष, यानी महिलाएं काफ़ी अधिकतर वर्षों तक जी रही हैं। कुछ अन्य स्तरों देखे जाए तो अन्य ये रिपोर्ट ये है कि वैश्विक जो जीवन प्रत्याशा है वो 72.2 वर्ष तक पहुंच चुकी है। जो उच्च आय वाले देश है उसमें प्रवासन को जनसंख्या वृद्धि इसका एकमात्र माना गया है चालन, और 2050 तक जो वैश्विक जनसंख्या उसमें 50% हिस्सेदारी किसकी होगी, तो केवल 8 देशों की होगी, जिसमें भारत भी शामिल है। ठीक है, अब आता है यूएन डेसा। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर, इसने जो है एसडीजी पे प्रगति पे एक रिपोर्ट जारी की है, विशेष संस्करण की। यूएन ने एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2023 का विशेष संस्करण जारी किया है। यूएन डेसा के बारे में समझते हैं कि ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। यूएन के चार्टर के आधार पर हुई है। मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए में ही है। आपको ध्यान देना है इसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसे जो है परिवर्तनकारी एजेंडा से मार्गदर्शन मिलता है, और यह दुनिया भर के देशों को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्य उसको प्राप्त करने के लिए मदद करता है। अन्य रिपोर्ट कौन कौन से जारी होते हैं, तो पॉपुलेशन एंड वाइटल स्टैटिस्टिक रिपोर्ट्स है, वर्ल्ड यूथ रिपोर्ट भी यही जारी करता है, वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी जारी करता है। इसके ध्यान देना, ये कौन जारी करता है, यूएन डेसा। ठीक है, इसको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके ऑप्शन में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या डब्ल्यू यानी वर्ल्ड बैंक हो, या फिर आपको ध्यान देना IMF, तो आप उसको मत मारना है। यूएन डेसा ही जारी करता है, यानी कि यूनाइटेड नेशन जो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिपोर्ट्स। इस रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जो दुनिया के एसडीजी के 50% से अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में जो प्रगति है वो कमजोर रही है। 30% जो ऐसे लक्ष्य जिसमें प्रगति रुक सी गई है, पहले से हो गई है, और कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण का अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, 2030 तक लगभग 84 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर होंगे, और 2030 में भी लोग होंगे 575 मिलियन लोग जो है चरम अवस्था में गरीबी में जी रहे होंगे। ये बातें हैं। ठीक है, यूएन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डिपार्टमेंट, तीसरा वाला जो है UNCPD, ये इसका 56वां सत्र कहाँ पे हुआ, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। इसकी जो उत्पत्ति कैसे हुई थी, यूएन आर्थिक और सामाजिक परिषद ने 1946 में जनसंख्या आयोग की स्थापना की थी। बाद में इसका नाम बदलकर जनसंख्या और आर्थिक विकास आयोग कर दिया गया। ठीक है, यानी यूएन कमीशन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट कर दिया गया। इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। 47 देशों से मिलकर बना है। 4 साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। भारत 2025 तक इसका सदस्य रहेगा। ठीक है, ये बातें हैं। अब आता है यूएन का बाल अधिकार समिति, UNCRC जो है पहली बार बच्चों को स्वच्छ, स्वास्थ्यप्रद और सतत पर्यावरण में रहने के अधिकार पे एक मार्गदर्शन जारी रिपोर्ट जारी किया है। CRC जो है यानी कि यूएन कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स ऑफ चाइल्ड जो है, ये क्या है, 18 स्वतंत्र विशेषज्ञों का एक निकाय है जो UNCRC के पक्षकारों द्वारा जो भी क्रियान्वयन की जा रही है कार्य, उनका निगरानी करता है, उनका रेगुलेशन करता है। ठीक है, रेगुलेशन नहीं करता, निगरानी करता है। ठीक है, एक तरह से इसको UNCRC को 1979 में बनाया गया था। किस लिए, तो जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छ शिक्षा के लिए, उत्तरजीविता के लिए, विकास के लिए, किन के, बाल अधिकारों की, ये इसको रेखांकित करता है। भारत सहित 196 देशों ने इसकी पुष्टि भी की है। और अगर देखा जाए तो सभी पक्षकार देश हैं वो क्या करते हैं, UNCRC को रिपोर्ट करने के लिए बाध्य हैं। मतलब प्रत्येक उसको रिपोर्ट करना है UNCRC को, कितना कन्वेंशन का क्रियान्वयन हुआ है, कितने कार्य बढ़े हैं, क्या प्रगति हो रही है, इसका रिपोर्ट किसको करना है, UNCRC को करना है, सभी पक्षकार देशों को। भारत भी इसका पक्षकार है। इसकी बैठक जिनेवा में होती है 3 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष में 3 सत्र इसके जो हैं ये आयोजित होते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि 2023 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने कामकाज को जारी रखने के लिए फंड का आधा हिस्सा ही मिला है। मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो कामकाज के लिए फंड मिलता है उसका आधा हिस्सा ही मिला है 2023 में। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है यूएन और मतलब यह जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यह यूएन का और FAO का ज्वाइंट प्रोग्राम है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। तो आपको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WFP, ये आपको ध्यान देना है किसका है, तो यूएन का और FAO का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, दोनों का ज्वाइंट प्रोग्राम है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो रोम में है। कहाँ पे, रोम में, इटली में। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है 120 देशों में से अधिक देशों में और अन्य सेक्टर में काम कर रहा है। और क्यों काम कर रहा है, ये संघर्ष के कारण जो भी डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं या आपदाओं के कारण बेसहारा हो चुके हैं लोग, उनके लिए जीवन रक्षक सामग्री प्रदान करता है। वॉलेंट्री दान पर आधारित, मतलब जितना स्वेच्छा से फंड मिलता है उसी पर ये काम करता है। इसीलिए बताया गया ना कि आधा फंड ही मिला है। सरकारों के लिए, कारपोरेट के लिए, निजी दानदाता हैं, उनके द्वारा जो भी ये फंड मिलता है उन्हीं पे ये
काम करता है। ठीक है, भूखमरी के समाप्त के लिए इसे 2020 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति का। और रिपोर्ट कौन सा जारी करता है, तो ग्लोबल फूड एंड क्राइसिस रिपोर्ट जारी करता है। इसमें इस चीज़ को ध्यान देना, भारत में जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स हैं उसमें देखा जाए तो भारत में 1963 से ही काम कर रहा है। और यह जो है पीडीएस प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, उसमें क्या कर रहा है, बदलाव के लिए जो है नवाचारी समाधानों को संचालित कर रहा है। जैसे चावल के लिए जो है अन्नपूर्ति नामक चावल वितरण करने के लिए एटीएम बनाए हैं। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार रुकेगा सामाजिक मित्र प्रणाली में। तो ध्यान देना है, किसने लगाया है कि WFP ने लगाया भारत में। ठीक है, किस लिए, चावल के लिए जो अन्नपूर्ति नामक अनाज है उसका चावल वितरण करने वाले एटीएम बनाए, ऑटोमेटिक एटीएम है ये। सरकार द्वारा जो भी खाद्य पदार्थ है उसका फोर्टिफिकेशन कर रहा है, यानी सरकारी स्कूलों में जो भी मिड डे मील्स हैं, मिड डे मील कार्यक्रम, उनमें भोजन में जो भी सूक्ष्म पोषण तत्व हैं, मल्टी तौर पे एकदम छोटे छोटे जो सूक्ष्म पोषण तत्व हैं, उनको उनके फोर्टिफिकेशन के लिए काम कर रहा है। ठीक है, उनके फोर्टिफिकेशन के लिए काम कर रहा है। साथ साथ जो खाद्य और सुरक्षा मैपिंग और निगरानी के लिए भी ये काम कर रहा है राज्य सरकार के लिए। ठीक है, ये बातें हैं। तो अभी नेक्स्ट आर्टिकल आता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट IFPRI। इसने जो है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2023 खाद्य संकट संबंधी प्रतिक्रियाओं पर पुनर्विचार शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। किसने जारी की, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ने जारी की। ठीक है, इसकी स्थापना 1975 में हुई थी और यह जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सलाहकार का एक प्रमुख रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो CGIAR जो है यानी कि एक वैश्विक साझेदारी है। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी, जो खाद्य सुरक्षित भविष्य के लिए रिसर्च में संलग्न है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। भारत सहित 60 देशों में यह कार्य करता है, जो शोध आधारित जो है पॉलिसी समाधान यानी कि जो पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। किस लिए, गरीबी को कम करने के लिए, भूखमरी कम करने के लिए, कुपोषण को कम करने के लिए। इस रिपोर्ट में बताई गई है, जो रिपोर्ट आई है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट, किसने जारी किया है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान ने जारी किया है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मत मार के चले आना, ऑप्शंस में आएगा तो ठीक है, ध्यान देना, इसको नोट कर लेना। ऐसे सारी चीज़ों को रिवीजन करना जरूरी है। एक दो बार वीडियोस को देखेंगे रिवाइज हो जाएगा आपका। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा बताई गई है कि अगर 2020-22 में कई कारणों से खाद्य सुरक्षा में वृद्धि हुई, जैसे कि कोविड-19 है, जलवायु परिवर्तन है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, अशांति फैली हुई है, राजनीतिक अस्थिरता है। तो इसी कारण जो है जलवायु परिवर्तन का बताया गया है कि 2050 तक 72 मिलियन लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे, अल्प पोषित हो जाएंगे। ठीक है, खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, रूस यूक्रेन युद्ध वगैरह सारी चीज़ें हैं, बताया ना, सप्लाई चेन बाधा हुआ है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज UNHCR। तो UNHCR ने रिपोर्ट जारी की है, कौन सा, द ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट इन 2022। कौन जारी किया है, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज ने जारी किया है। ठीक है, अब आपको यह पे ध्यान देना है कि ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मिस टाइप हुई हैं। देखो यहाँ पे UNHCR लिखा है, UNHRC लिखा है। ठीक है, तो ध्यान देना, UNHRC नहीं होगा, ह्यूमन राइट कमीशन ने बना दिया यहाँ पे। तो विजन ऐसी है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई है, गलती हुई है, इसको आप लोग कट करके UNHCR लिखो, UNHCR लिख लेना। ठीक है, क्योंकि ये UNHRC क्या होगा, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन बन जाएगा। ह्यूमन राइट कमीशन एक अलग निकाय है और ये क्या है, UNHCR है। तो ये विजन IS से एक गलती हुई है, इस गलती को पकड़ में तो आ गया तुरंत मैंने देखा तो, लेकिन इस पे ऐसे चीज़ों को ध्यान देना आपको। ठीक है, ये यहाँ पे मिस टाइप हुआ है। तो UNHCR क्या है, UNGA द्वारा 1950 में स्थापित हुई थी, 1950 में। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। भारत सहित 137 देशों में काम कर रहा है। क्या, किस लिए, जो संघर्ष और उत्पीड़न कारण जो मूल देश है उनका, अपना जहाँ से पैदा हुए, जहाँ पे रह रहे थे, उनसे भागने के जो विवश लोग हैं उनके जीवन को बचाना है, उनके राइट्स को बचाना है, उनसे बेहतर भविष्य का निर्माण करना है। इन सारी चीज़ों में ये काम कर रहा है UNHRC। ठीक है, UNHCR, HRC मत मारना, UNHRC ह्यूमन राइट कमीशन है, दूसरा है वो। ठीक है, अब आ गया, अब आता है यहाँ पे कि ये काम क्या कर रहा है कि शरणार्थी और शरण संबंधी जो कानून है, पॉलिसीज हैं, उसमें सुधार ला रहा है, निगरानी के लिए देशों के साथ मिलकर कार्य करता है। ठीक है, ताकि जो मानवाधिकार उसका उल्लंघन न हो। ठीक, अब एक बात यहाँ पे दूसरा आती है कि रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हुए हैं। तो ये दुनिया भर में लगभग 108 मिलियन लोगों को जबरन विस्थापित किया गया है। किस लिए, क्योंकि जो है कारण इसके हैं कि लोगों का उत्पीड़न हो रहा है, संघर्ष है, हिंसा है, मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, जलवायु और सामरिक जलवायु संकट और सामरिक जो समस्याओं के कारण जो है पलायन करने वालों की संख्या जो है 21% बढ़ी है। और निम्न और मध्यम आय वाले देश हैं, उसमें लगभग क्या है, उसने देशों ने विश्व के 76% जो शरणार्थियों को शरण दी हुई है। विश्व में अगर देखा जाए तो लगभग 4.4 लोग क्या है, राष्ट्रविहीन है, उनकी कोई राष्ट्रीयता निश्चित ही नहीं है।
ध्यान देना इसमें 30% जो भी विस्थापित किया जा रहा है उसमें जबरन विस्थापित, उसमें 3%, 30% क्या है, बच्चे हैं। तो ये चीज़ें आपने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन गहनरी, ठीक है, गनहरी, ठीक है, यानी उसको मतलब इसे याद करने के लिए आप कुछ भी संज्ञा दे दो, पर ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस आपको इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसलिए न्यूज में रहा, सुर्खियों में इसलिए रहा कि उसने जो है राष्ट्रीय मानवाधिकारों संस्थानों का जो वैश्विक संगठन है, ये वैश्विक संगठन है विश्व स्तर पे, इसने क्या किया, जो भारत का एनएचआरसी है यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, उसको मान्यता देने का प्रस्ताव टाल दिया। न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि इसने भारत के जो एनएचआरसी है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसकी मान्यता देने से टाल दिया उसको। इसलिए यह जो है जो GANHRI है, ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए वैश्विक संगठन, इसने मान्यता देने से टाल दिया, इसलिए न्यूज में रहा। क्यों टाल दिया, दूसरी बार ये विचार टाला है। क्यों टाला है, क्योंकि इसमें यह है कि आयोग के सदस्यों में क्या है, नियुक्ति जो हो रही है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसमें जांच में पुलिस शामिल हो जा रही है, साथ साथ जो सिविल सोसाइटी उसका योगदान कम है। तो ऐसे में ये बड़ी समस्या है भारत के सामने कि इसको अगर मान्यता नहीं मिलेगी तो भारत क्या, जो अगर इसको गहनरी से मान्यता नहीं मिलेगी, GANHRI से मान्यता अगर नहीं मिलेगी, तो जो भारत का NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, वो UNHRC में यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। इसलिए यह न्यूज में है और ये बड़ी चिंता का विषय है। तो आपको ध्यान क्या देना है, राष्ट्रीय मानवाधिकारों संस्थानों का जो वैश्विक संगठन है गनहरी, इसके बारे में ध्यान देना है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1993 में एक अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के रूप में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था कि हमें मानवाधिकारों का प्रचार प्रसार और संरक्षण करना। इसका मुख्यालय वर्तमान में कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसके सदस्य देश कौन से हैं, तो 120 देशों के जो राष्ट्रीय जो मानव संसाधन संस्थान है वो इसके सदस्य देश हैं। भारत का जो है इसमें NHRC भी शामिल है। ये क्या है, इसकी महासभा जो है इसकी सर्वोच्च संस्था है और प्रत्येक जो 5 वर्षों के अंतराल में जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी समीक्षा करता है, मान्यता देने के लिए जिम्मेदार भी होता है और पेरिस सिद्धांतों का ये अनुपालन का आधार भी करता है। तो UNGO ने क्या किया था, पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। कब, 1993 में। 1993 में पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। किस लिए, UNGO ने अपनाया था। कौन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपनाया था। किस लिए सिद्धांत अपनाया था कि दुनिया भर के जो नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके मानक को विकास करें, ठीक है। तो इसमें क्या पेरिस सिद्धांतों की तरफ क्या क्या माना, जो भी इंस्टीट्यूशन हैं उनके लिए क्या मानदंड है, तो जो भी मानवाधिकार है उसको बढ़ावा दिया जाए, उसको रक्षा की जाए, कामकाज में उनकी व्यापकता हो, ठीक है, सरकार से एक तरह से पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था हो, इसमें बहुलवाद को जो है प्रोत्साहित किया जाए, बहुलवाद यानी प्लुरलिज्म को, यानी कि जो मानवाधिकार उसको बढ़ावा देने के लिए जो शामिल तत्व हैं, सामाजिक तत्व, उनमें शामिल हो, सभी सामाजिक तत्व शामिल हो, पर्याप्त शक्तियां हो, किस लिए, पूछताछ के लिए, जांच शुरू करने के लिए, संसाधन इसके पर्याप्त हो, फंडिंग हो, स्टाफ हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंस्टीट्यूशन कैपेसिटी हो, सहकारी तरीके से काम करेंगे, ठीक है, सिविल सोसाइटी के लिए साथ NGO के साथ मिल करके, राज्यों के साथ मिल करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी भागीदारी हो। तो ये सारे पेरिस जो सिद्धांत है उसमें ये मानदंड बनाए गए हैं किसी भी नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस के लिए, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब इसको जो है अगर देखा जाए NHRC को प्रत्यापन के लिए 2016 में भी इसको टाल दिया गया था, ठीक। तो ये 2017 में इसको इसमें क्यों मतलब टाला गया था, तो अगर इसमें महिला प्रतिनिधि शामिल नहीं थे इसलिए इसको टाला गया था। तो ये बातें हैं। तो अभी वर्तमान में जो है अगर देखा जाए तो अगर इसमें सरकार ने कुछ संशोधन भी किए, जिसमें कि 2019 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम भी लाया गया था, जिसमें इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग और दिव्यांग जनों के जो मुख्य आयोग थे उनको भी इनका पदेन सदस्य भी बनाया गया था। इसके बावजूद भी जो है NHRC को जो है मान्यता नहीं मिल पाई है, कहाँ पे, गनहरी में, ठीक है। ये इसलिए न्यूज में रहा। ये नेक्स्ट वाला आता है UN परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज, UNPFI, ठीक है, UNPFI का जो है UNPFI का जो है 22वां सत्र का आयोजन किया गया। ये किस लिए स्थापित किया गया था, तो इसकी उत्पत्ति हुई थी इकोसॉक यानी कि जो UN का आर्थिक और सामाजिक परिषद है उसी के संकल्प द्वारा 2000 में स्थापित किया गया था। जो हाई लेवल का एक सलाहकार निकाय है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यानी कि USA में है, ठीक है। 3 वर्षों के लिए काम करते हैं। इसमें 16 सदस्य जो विशेषज्ञ होते हैं और 8 विशेषज्ञों को सरकार नामित करती है। कार्य क्या करते हैं पहले वो समझो। ये कार्य इसलिए करते हैं कि जो कार्य क्या है कि आर्थिक और सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और मानवाधिकार है, उनके संबंधित जो स्वदेशी मुद्दे उसे निपटते हैं। और आपको ध्यान ये देना है
कि ये स्वदेशी मुद्दों पे ट्रस्ट फंड संबंधी जो एक्टिविटी होती है इसमें सहायता करते हैं, और जो इंडिजिनियस पीपुल हैं, देशज लोग हैं, उनके मुद्दों से निपटने के लिए यूएन के 3 निकायों में से एक है ये निकाय। ठीक है, कौन? यूएन जो है UNPFII 3 निकाय है यूएन का, उसमें से एक है जो क्या करता है, इंडिजिनियस पीपल यानी जो देशज लोग हैं उनसे निपटने के लिए ये काम करता है। इसमें देशज लोगों के अधिकारों पे एक स्वतंत्र विशेषज्ञ तंत्र है, दूसरा 2 निकाय, और देशज लोगों के अधिकारों पे विशेष प्रतिवेदक 2 निकाय और हैं। इसमें से तीसरा निकाय कौन सा है? आपका UNPFII। ठीक है, जो इंडिजिनियस पीपल के लोगों के लिए कार्य करता है। ठीक है, और सामाजिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार संबंधी मुद्दों पर ये काम करता है, इनसे निपटता है। इवन अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट वाले यूनिट पे, जिसमें मिसलेनियस यूनिट है, जिसमें विविध बातें की गई हैं। तो भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस की बात की जा रही है। तो हाल ही में न्यूज में रहा था कुश्ती संघ, क्योंकि भारत में जो है कुश्ती के संबंध बहुत विवाद हुए थे। तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने कुश्ती महासंघ के नियमों को और विनियमों को अनदेखी के आधार पर निलंबित कर दिया। ठीक है, ये बातें हैं, निलंबित कर दिया। तो कुश्ती संघ क्यों न्यूज में रहा था? क्योंकि उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ के ऊपर जो है कई सारे यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे महिला पहलवानों द्वारा। उसके बाद से फिर उसमें चुनाव हुए, चुनाव में भी दखल के अंदर आरोप लगे, तो तमाम चीज़ें थी, इसके कारण यहाँ पे ये निर्णय लिया गया। तो भारत में जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस है, अगर देखा जाए तो भारत में जो खेल है वो संविधान की 7वीं अनुसूची का जो राज्य अनुसूची है ना, उसमें शामिल है। तो आपको अगर यूपीएससी पूछे, ये उसका बड़ा फोकस एरिया होता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे है, तो आपको ध्यान देना है कि जो खेल स्पोर्ट्स गवर्नेंस है वो राज्य सूची का विषय होता है। ठीक है, अनिवार्य रूप से जो राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो भारत में जो खेल शासन का वर्तमान मॉडल है, युवा और कार्यक्रम खेल मंत्रालय के अंतर्गत जो है स्पोर्ट्स भारतीय खेल प्राधिकरण बनाया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई जैसे संस्थान की स्थापना की गई है, जो खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के कार्य कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ भी है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, राज्य ओलंपिक एसोसिएशन, ये सारा क्या है, राष्ट्रीय और राज्य खेल महासंघ भी हैं, वो कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे खेल जो अब तक ओलंपिक में नहीं शामिल है, उनके लिए अलग बोर्ड है, जैसे कि क्रिकेट के लिए आप जानते होंगे BCCI है, जो ICC से संबंध है। ये सारी चीज़ें हैं, तो हमने देख लिया। अभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए क्या सिफारिशें हैं, तो ये अगर देखा जाए तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 है, वो बताया जाता है, उसमें बताता है कि कानूनी स्थिति यह है कि इसको स्वैच्छिक फर्म के रूप में पंजीकृत निकाय होना चाहिए, इंटरनेशनल ओलंपिक जो मान्यता एसोसिएशन उससे मान्यता हो, या फिर एशियाई फेडरेशन से मान्यता हो, इसकी लिखित संविधान होना चाहिए, 3 वर्षों में अस्तित्व होना चाहिए। ठीक है, चुनाव निष्पक्ष, पारदर्शी, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए इसमें, और इसमें ध्यान देना है आयु और कार्यकाल, यानी सभी जो पदाधिकारी उनके लिए अधिकतम आयु की सीमा क्या होनी चाहिए, 12 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, ये बातें हैं। और अब इनका कार्यकाल का विनियमन सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि ये ध्यान देना है उसमें, और इसका ऑडिट भी होना चाहिए, दिल्ली में कार्यालय होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। एंटी डोपिंग टेस्ट भी होना चाहिए, RTI का पालन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं किसके लिए हैं, तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए हैं। मुख्य बातें आपको ध्यान क्या देनी है इसमें, कि भारत में जो स्पोर्ट्स गवर्नेंस है वो क्या है, राज्य सूची का विषय है। ठीक, बात यहाँ पे खत्म। जातिगत जनगणना बिहार में हुई, बहुत न्यूज में रहा, बहुत हो हल्ला रहा, इसलिए यह न्यूज में है और इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो बिहार सरकार ने राज्य में जो जाति सर्वेक्षण हुआ उस पर रिपोर्ट जारी की। राज्य विधानमंडल ने इस सर्वेक्षण के लिए एक रेजोल्यूशन को पारित किया था। ठीक है, तो बिहार सरकार ने बोला कि जो सर्वेक्षण है वो जातिगत जनगणना नहीं था व्यापक रूप से, ये क्या था, एक सामाजिक सर्वेक्षण था, सोशल सर्वे था। किस लिए, जाति सांख्यिकी पर केंद्रित था ये। ठीक है, तो भारत में अगर देखा जाए जाति जनगणना का इतिहास अगर हम लोग खंगाल के देखते हैं, तो भारत में जाति वाइज जो जनगणना हुई थी 1881 में, जो ब्रिटिश का औपनिवेशिक शासनकाल था उसमें शुरू की गई थी, और 1931 तक ये जारी रही जातिगत जनगणना। ठीक है, 1941 में जाति डेटा को एकत्र किया, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। स्वतंत्रता के बाद में भारत सरकार ने पूरी तरह से जातिगत जनगणना बंद कर दी। ठीक है, जनगणना में जो केवल SC हैं और ST हैं उनके डेटा को प्रकाशित किया गया है, प्रत्येक जो जनगणना हुई है उसमें, और अन्य जातियों संबंधित कोई डेटा यहाँ पे प्रकाशित नहीं किया गया। 2011 में एक व्यापक कार्यक्रम के जरिए सामाजिक, आर्थिक और जाति कल्याण आयोजित की गई थी, यानी कि 2011 में, लेकिन इसको जो है पब्लिश नहीं किया गया था, ध्यान देना है उसको। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी आवास शहरी मंत्रालय और भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय और राज्य सरकारें थी इसमें शामिल थी, और इसको 2016 में जाति से डेटा छोड़कर बाकी डेटा को जारी किया गया, प्रकाशित किया गया, लेकिन जाति वाले डेटा को प्रकाशित नहीं किया गया, मैंने बताया ना आपको।
2011 में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बिहार में किया, तो बिहार में बताया कि ये सामाजिक सर्वेक्षण था। ठीक है। भारत में अगर जनगणना की बात करते हैं तो आर्टिकल 246 के तहत जनगणना क्या है, वो संघ सूची का विषय है। ध्यान क्या देना आपको, जनगणना संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये बातें हैं। जनगणना एक्ट 1948 है, जो जनगणना एक्ट के अधिकारियों के कर्तव्यों, जिम्मेदारियों और उनकी योजना का प्रदान करता है, कैसे कार्य करना है। ठीक है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत जो है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त को जो है 10 की जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आते हैं, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त, उसको हर दशक में जनगणना आयोजित करने की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है। इसी कार्यालय को जो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण एक्ट को भी कार्यालय को यहाँ पे लागू करने का बात की गई है। अगर सेकंड जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग बोलते हैं, 1980 में उसने अनुमान लगाया था कि जो ओबीसी हैं, अदर बैकवर्ड क्लास हैं, उनकी आबादी देश में कुल जनसंख्या का क्या है, 52% है। ये बातें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क फॉर एसडीजी। सुर्खियों में क्यों रहा कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की। उसका रिपोर्ट का क्या नाम था, एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट को बताया गया, इसमें उन संकेतकों को शामिल किया गया जो एसडीजी के वैश्विक संकेतक हैं, जो एसडीजी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो वैश्विक संकेतक है उसके संगत के हैं, उनके बराबर के हैं। ठीक है। तो इसमें ऐसे संकेतक भी हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। ठीक है, ये बातें यहाँ पे की गई। तो इसने जो है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो रिपोर्ट जारी किया, किसने, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि जो भी संकेतक जारी किया नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क, ये क्या है, ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के समान ही क्या है, ये परिवर्तनशील है, इसी के अनुरूप है और इसमें नए नए आयामों को शामिल किया गया। वर्तमान में जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उनमें 284 संकेतक बनाए गए हैं। ठीक है। इसी तरह से 2019 में अनेक मंत्रालय ने राज्यों को स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क के लिए भी ये बात करने की कही थी। ठीक है। तो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। तो इसको किसने जारी किया है, इंटर एजेंसी एक्सपर्ट ग्रुप ऑन एसडीजी इंडिकेटर्स ने तैयार किया। ठीक, ये कई देशों से मिलकर बना हुआ है। इसमें क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया गया। यूएनएससी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, यूएनएससी द्वारा इसको स्थापित किया गया था। अब एक बात यह है कि भारत ने इसमें प्रतिनिधित्व किया था एशिया में, दक्षिण एशिया में। तो ये चीज़ें हैं। अब इसमें भारत जो है वर्तमान में जो ग्लोबल जो इंडिकेटर फ्रेमवर्क है उसमें 231 संकेतकों और 248 संकेतकों सहित 248 संकेतक और उसमें 231 विशिष्ट संकेतकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, डेटा संग्रह पे और संकेतक उस पर रिपोर्टिंग करने का काम क्या है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी एजेंसियां हैं और संस्थानों को दिया गया है। और इसी प्रयास के लिए जो है जो सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उसने जो है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क तैयार किया था। तो मुख्य बात आपको क्या इसमें ध्यान देनी है, इसमें ध्यान ये देना है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एसडीजी नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी किया है, जो एसडीजी के वैश्विक संकेतक यानी कि जो ग्लोबल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है GIF, इसके के अनुरूप है। ये किसने जारी किया, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया है। ठीक है, ये बातें हैं। संकेतक इसमें कितने हैं, इसमें ध्यान देना है 284 संकेतक हैं। ठीक, बात ये कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी और जो बीपीएससी के प्रीलिम्स हैं उसमें फोकस एरिया बन सकते हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। ठीक है, इसके 4 संकेतक हैं कि आर्थिक भागीदारी और अवसर क्या मिल रहा है, शिक्षा की प्राप्ति कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है और राजनीतिक सशक्तिकरण कैसा है। तो वर्ल्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, भारत का स्थान क्या है 2023 में 127वां स्थान है। भारत में अगर देखा जाए तो जो भी पंचायती स्तर पे स्थानीय स्वशासन जैसे कि आपका लोकल गवर्नमेंट हो गया, शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय, इसमें जो महिलाओं की स्थिति क्या है वो 44.44% प्रतिनिधित्व इन्होंने महिलाओं ने हासिल कर लिया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और भारत विश्व में लोकतंत्र का ऐसा अनूठा उदाहरण पेश करता है जहाँ पे महिलाओं को इतनी बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, किसने जारी किया है, सबसे बात ये जान लो किसने जारी किया, यूएनडीपी ने जारी किया। नेशनल जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स यूएनडीपी ने जारी किया। नोट करना इसको, इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में लड़कियों महिलाओं द्वारा जो भी सामना किए जाने वाले नुकसान है और भेदभाव को समझना है। 4 आयाम इसके भी हैं, राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और शारीरिक स्वायत्तता। ठीक है, यूएनएससी सर्विस कवरेज रिपोर्ट, सर्विस कवरेज इंडेक्स किसने जारी किया है, तो WHO और विश्व बैंक ने ज्वाइंट रूप से जारी किया है। यूएनएचसी यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ जो कवरेज है, सर्विस कवरेज इंडेक्स जो है इस पर जारी किया है, जिसमें 4 संकेतक हैं, प्रजनन, मातृ शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोग कैसी हैं, ग्राह्य संक्रामक रोग और सेवा क्षमता और पहुंच कैसी है। ठीक है, तो भारत का स्कोर क्या है, कम हो गया है
इसमें 100 सबसे खराब, 0 सबसे खराब है, 100 सबसे अच्छा है इसमें, ठीक है। तो भारत का स्कोर 64 से घट करके 63 हो, यानी सबसे थोड़ा सा खराब हुआ है, ठीक है। ये बातें हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है पाथ टू द इक्वल रिपोर्ट। अब रिपोर्ट किसने जारी किया? पाथ टू द इक्वल रिपोर्ट, कंफ्यूज मत होना, यूएनडीपी और यूएन वीमेन ने जारी किया है। किस लिए? दुनिया भर में महिला के सशक्तिकरण के लिए, लैंगिक समानता की स्थिति के लिए 2 सूचकांक का इस्तेमाल किया गया है इसमें। कौन सा सूचकांक है? तो महिला सशक्तिकरण सूचकांक है, दूसरा वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक है, ठीक है। महिला सशक्तिकरण सूचकांक है, पूरी तरह से महिलाओं पर केंद्रित है, जो महिलाओं 5 आयामों पे जो जीवन का विकल्प चुनेंगी और अवसर का लाभ उठाएंगी। दूसरा है वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक है, जो 4 प्रमुख जो पुरुषों के सापेक्ष महिलाओं की स्थिति का मूल्यांकन यहाँ पे किया गया है। तो इन दो सूचकांकों का इस्तेमाल करके पाथ टू द इक्वल रिपोर्ट जारी किया गया है। किसने जारी किया है? यूएनडीपी और यूएन वीमेन ने जारी किया है, ठीक है, हमने देख लिया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आपका कि टेक्निकल टर्म डिक्शनरी फॉर द इंडियन लैंग्वेज। तो CSTT है, CSTT जो है वो क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इसका फुल फॉर्म नीचे दिया गया है कि कमीशन फॉर द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी, जो है टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी के लिए ये CSTT जो है ये 1961 में राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित किया गया था। इस आयोग की स्थापना इसलिए हुई थी कि भारत का जो संविधान आर्टिकल 344 उसका 4th क्लॉज बोलता है कि एक समिति की सिफारिशों के अनुसरण में की गई थी। जिसका क्या है 4th क्लॉज में कि सभी भारतीय भाषाओं में जो है तकनीकी जो है शब्दावलियों को विकसित की जाए, ठीक है। तो इस टर्म का जो है इसने 1961 में स्थापित किया गया था। अब जो CSTT है 10 भारतीय भाषाओं में टेक्नोलॉजी, तकनीकी और वैज्ञानिक जो शब्दावली विकसित करेगा, जिसका लर्निंग में बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे कि अब ये जो 10 भाषाएं हैं वो भारत की जो 8वीं अनुसूची उसमें सूचीबद्ध हैं। कौन सी हैं? बोडो, संथाली, डोंगरी, कश्मीरी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली और संस्कृत। ये 10 भाषाएं जो हैं इसमें टेक्निकल और जो साइंटिफिक टर्म्स है उसको विकसित करेगा। जैसे आप मान लो हिंदी में जैसे आप बोलते हो अनुसंधान, इंग्लिश में क्या बोलते हो? रिसर्च। उसी तरह से बोडो में क्या बोलोगे? वही बात है ना, टर्म्स। तो इन भाषाओं में क्या है कि टर्म्स को, जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले टर्म्स हैं, उसको विकसित किया जाएगा। जैसे मान लो सेल को बोलते हो, सेल को इंग्लिश में बोलते हो सेल और हिंदी में बोलते हो कोशिका। तो बताओ आप क्या बोलोगे संस्कृत में, मैथिली में क्या बोलोगे, सिंधी में क्या बोलोगे? उसके लिए टर्म्स ये विकसित करेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया? इसको राष्ट्रपति के आदेश से स्थापित किया गया था आर्टिकल 344(4) के क्लॉज के अनुपालन में, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर देखें तो पूरा मैगजीन हमने खत्म कर लिया, ठीक है। आज का जो आपका मैगजीन क्लास है वो 1.5 घंटे की लगभग क्लास हुई है और 1.5 घंटे की क्लास में मैंने आपको पूरा PT 365 सामाजिक मुद्दे वाली जो पूरी मैगजीन है वो हमने खत्म कर लिया। अगर आपको पूरा ये विषय सूची देखें तो भारत में जो है सारी चीज़ें यहाँ पे जो थी, भारत में जो जातिगत जनगणना, SDG वगैरह अन्य महत्वपूर्ण सूचियाँ हमने कंप्लीट कर लिया। तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में क्लास में, और एक एक चीज़ों को हमने, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पूछ सकता है सवाल, बस उसको हमने कंप्लीट किया है और पूरी मैगजीन 2 क्लास में कंप्लीट करा दिया हूँ। कल से आपकी साइंस एंड टेक की क्लास स्टार्ट होगी। सपोर्ट बनाए रखें, धन्यवाद।